नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। हमारे इस कार्यक्रम में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वाचन्य जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। भाई साहब मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे आज के वक्ता के रूप में मैसूर कर्नाटका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शांतला मैडम। डॉक्टर शांतला प्रियदर्शनी, आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है मैडम। चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान न्यू दिल्ली से डॉक्टर रिजू अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काशी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रीति अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज के हमारे वक्ता के रूप में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु सर का, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। काशी प्रांत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी, डॉक्टर मीनाक्षी जी, डॉक्टर अभिषेक जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ डॉक्टर महेश दाधीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही भदोही से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरोग्य भारती भदोही से डॉक्टर विकास भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में भाई साहब। और भी जो भी बच्चे, छात्र छात्राएं जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, विशिष्टगण, मैं सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील सर से निवेदन करता हूं कि आज के इस विषय पे अपने विचार रखें। डॉक्टर इंद्रनील सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, शायद आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, ठीक है जी जी जी। हाँ, धन्यवाद अवनीश जी। सर्वप्रथम आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय भाई साहब को मेरा नमन। आज हमारे वो मुख्य अतिथि हैं और उम्मीद करते हैं उनके आशीर्वचनों से हमको नेत्र रोग के समाज में व्याप्त जो भी धारणाएं हैं या समाज के नेत्र रोग विशेषज्ञों के प्रति क्या एक्सपेक्टेशन है, उस विषय में कुछ सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर टी.आर. शांतला प्रियदर्शनी जी को, डॉक्टर रिजू अग्रवाल को, डॉक्टर दीपक कुमार और डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी को, जिन्होंने हमारे आज के कार्यक्रम में बतौर वक्ता हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज हम उनके विद्वत विचार सुनेंगे। काशी प्रांत के सारे जितने भी हमारे सदस्यगण यहाँ पे मौजूद हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग जो यहाँ पर श्रोता और दर्शकगण हैं, मुझे उम्मीद है आँख के बारे में, नेत्र रोग के बारे में उनको कुछ जानकारियाँ आज के सेमिनार में मिलेगा। अब कोरोना के समय ही नहीं, बाकी समय में भी नेत्र का हमारा ध्यान रखना उचित है, क्योंकि अगर हम कुछ अपनी आँखों से दुनिया को नहीं देखेंगे तो हमारा अनुभव अपूर्ण रह जाता है। और उम्र के साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिस वजह से आँखों की रोशनी में कमजोरी आ जाती है, वो आज के वक्तागण बताएंगे। लेकिन कोरोना के समय में 2-3 बातें बहुत जरूरी है, मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। 3 या 4 बातें हैं। वो ये कि कोरोना के समय अधिकतर लोग घर पे रह रहे हैं, काम घर से हो रहा, वर्क फ्रॉम होम घर से हो रहा है, यानी मोबाइल और कंप्यूटर से ज़्यादा काम हो रहा है। बहुत लोगों का आपस में संपर्क बनाने के लिए, चूँकि हम लोग मिल नहीं पा रहे, फेस टाइम कर रहे हैं और मोबाइल और कंप्यूटर से पढ़ाई लिखाई हो रही है, बच्चों की क्लासेस हो रहे हैं ऑनलाइन। सो ज़्यादा समय आजकल मोबाइल और कंप्यूटर में बीत रहा है, तो स्क्रीन देखने की वजह से कई बार आँखों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चे क्या बाकी एडल्ट्स में भी आ रहे हैं। इस पर उम्मीद है आज कुछ चर्चा होगी कैसे बचा जाए। दूसरी बात ये कि जिनको भी इन्फेक्शन हो रहा है कोरोना का, या इन्फेक्शन होने का डर है हमें कोरोना के मरीज से, तो ये बात हमको समझना जरूरी है कि जैसे सिर्फ नाक और मुंह से लोग कोरोना फैलने की बात कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, मुंह ढकें, नाक ढकें, ताकि आप कोरोना के एयरसॉल इन्फेक्शन से बचें, या आपसे किसी को ना हो या किसी से आपको ना हो।
लेकिन एक बात सब लोग ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से नाक और मुंह से संक्रमण फैलता है या आपको मिलता है, आंख से भी हो सकता है। जैसे कि जो भी एरोसॉल इन्फेक्शन है, किसी ने खांस दिया या किसी कमरे में डॉक्टर के क्लिनिक में, अस्पताल में है जहाँ पे मरीज खांसा हो, तो उससे जो कण एरोसॉल वातावरण में फैल रहे हैं वो जिस प्रकार आपके नाक के अंदर से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है या मुंह से प्रवेश कर सकता है, आंखों से भी प्रवेश कर सकता है। जिस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि कभी भी हाई रिस्क एरिया में अगर जाएं तो आप एक गॉगल्स पहन के जाएं या चश्मा पहन के जाएं या फेस शील्ड। तो सिर्फ मास्क लगाना काफी नहीं, मास्क के ऊपर एक हम लोग फेस शील्ड लगाते हैं ताकि हमारे आंख भी बचे रहें। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कोरोना के समय बताना चाहेंगे कि आंखों का बचाव बहुत जरूरी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। और तीसरी बात यह है कि कोरोना में देखा गया है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बुजुर्गों में और डायबिटीज के मरीजों में और हाइपरटेंशन के मरीज में हो रहा है। तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन में भी आंखों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। खास तौर पे डायबिटीज में डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है और स्टेज 4 होता है, 1 2 3 4 स्टेज। और स्टेज 1 और 2 में पता भी नहीं चलता है लोगों को कि उनको रेटिनोपैथी हो रहा है, आगे चल के अंधापन होने का डर होता है। इसीलिए हम लोग को डायबिटीज के मरीज को कोरोना के समय में खास तौर पे, अन्य समय में भी, आंखों का जांच, भले उनका आंख से कोई प्रॉब्लम ना हो तब भी, जिस तरह शुगर का जांच होता है उस तरह आंखों का जांच नेत्र रोग विशेषज्ञों के पास जाकर के करवाते रहना चाहिए। तो इन तीनों बात को हम लोग ध्यान रखें और मुझे उम्मीद है आगे के वक्ता इस विषय में और बारीकी से बताएंगे। मैं उनके बीच में और आने वाला नहीं हूँ आपके और उनके बीच में। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग सब मिलकर इस कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे और ज्ञानवर्धक होगा आपके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के अपने मुख्य अतिथि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय डॉक्टर अशोक वाचरनी भाई साहब को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे और हमें उनका आशीर्वचन मिलेगा। और भाई साहब का परिचय कराने के लिए मैं आरोग्य भारती सुल्तानपुर के सचिव डॉक्टर अभिषेक पांडे जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। अभिषेक जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो कृपया भाई साहब का परिचय करें। डॉक्टर अभिषेक जी। हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है भाई साहब। आवाज़ आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। जी जी। आप सभी लोगों को प्रणाम। हेलो, जी आ रही है आवाज़, बोलिए आप, बोलिए बोलिए। कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं, आपकी आवाज़ आ रही, बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा। आदरणीय भाई साहब को प्रणाम। आवाज नहीं आई। अभिषेक जी, कोई दिक्कत है? डॉक्टर मीनाक्षी जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? डॉक्टर मीनाक्षी जी, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। हेलो, डॉक्टर मीनाक्षी जी। आवाज आ रही है भैया? हाँ, आप भाई साहब का परिचय कराइए। डॉक्टर मीनाक्षी। जी जी, भाई साहब को सादर प्रणाम और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और नमन। मैं भाई साहब का परिचय देने की जिम्मेदारी दी गई और ये मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपके बारे में, आपके वक्तव्य सुनती हूँ और परिचय देती हूँ तो उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। भाई साहब बायोकेमिस्ट्री से एमएससी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसका पीएचडी किया और पीएचडी के बाद वहाँ पर शिक्षण कार्य में जुड़ गए इलाहाबाद में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। लेकिन राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा की भावना इतनी प्रबल थी कि भाई साहब ने उसको अपनी एक स्थायी नौकरी आप कह सकते हैं उसको छोड़कर राष्ट्र सेवा के लिए अपना समय, अपना जो है उसको कहते हैं तन मन समर्पित कर दिया। और लगातार संघ के प्रचारक के रूप में आपने विभिन्न जगहों पर रहते हुए कार्य किया। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, छत्तीसगढ़, बहुत सारी जगहों पे लोगों को जोड़ा और संगठन का एक व्यापक स्वरूप खड़ा किया। और 15 साल तक प्रांत प्रचारक के रूप में आप रहे, झारखंड में और कानपुर में भी। और 2012 से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आरोग्य भारती के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में
आप निरंतर अपना मार्गदर्शन हम लोगों को दे रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में, आपकी प्रेरणा से लोग काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं और हमेशा नित्य दिन नया कुछ सीखते रहते हैं, करते रहते हैं। और आपका परिचय 2-4 शब्दों में समाहित करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं भी व्यक्तिगत रूप से भी, मैंने पहली बार भी जब वक्तव्य सुना तो छोटी-छोटी बातों से हम लोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो भाई साहब का व्यक्तित्व बहुत व्यापक है और हर विषय पर जब भी मैं उनको सुनती हूँ तो उनके पास कुछ नया होता है बताने के लिए। तो आज भी मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पे और आज भी हम लोगों को कुछ प्रेरणादायक वक्तव्य आपसे मिलेगा। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है आपके वक्तव्य के लिए। वेबिनार में उपस्थित आरोग्य भारती के काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्या और आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर शांतला प्रियदर्शनी जी, जो स्वयं में एक बहुत ही प्रसिद्ध अच्छी वक्ता, इंटरनेशनल फेम की शाला की प्रोफेसर है। आरोग्य भारती में वे होम रेमेडीज की अखिल भारतीय प्रमुख भी हैं। डॉक्टर रिजू अग्रवाल जी चौधरी ब्रह्म प्रकाश संस्थान से हैं। डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी, हमारे अन्य प्रांतों से कुछ कार्यकर्ता जुड़े हैं। हरियाणा से डॉक्टर महेश दधीची जी जुड़े हैं, हमारे वनौषधि के प्रमुख हैं, वहाँ के प्रांत के अखिल भारतीय टोली के सदस्य भी हैं। उज्जैन से डॉक्टर दिवाकर पटेल जी भी जुड़े हैं, वो हमारे मालवा प्रांत के सह सचिव हैं। लखनऊ से हमारे डॉक्टर राजकुमार साहू जी जुड़े हैं, वे शायद अभी क्या उपाध्यक्ष है, पहले संगठन सचिव थे, अभी दायित्व उनका बदल गया। और काशी प्रांत से जुड़े हुए ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधु भग्नीगण, डॉक्टर अवनीश जी, मीनाक्षी जी, हमारे विश्वनाथ जी लगता है कोषाध्यक्ष, लेकिन नोएडा में आज प्रातःकाल पता लगा, वो भी जुड़े हैं। ऐसे सभी, विकास जी, अभिषेक जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना का कालखंड है और जैसी स्थिति है, इसमें से शायद पहले कभी भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि जीवन में ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कभी सारा ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाए। टैक्सी, लोकल ट्रेन, मेट्रोज, हवाई जहाज, लेकिन बंद होने के बावजूद भी जीवन चल रहा है, सब देख रहे हैं उसको। इतना ही नहीं तो पढ़ाई भी चल रही है, ऑफिस भी बंद है, घूमना फिरना भी बंद है, व्यापार भी बंद है, और थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, लंबे समय से। 24 मार्च से तो घोषित ही है, उसके पहले से चल रहा था, और उसके स्थान पर उसके विकल्प खड़े हो गए। वर्क फ्रॉम होम ये हो गया, ऑनलाइन योग क्लासेस बड़ी संख्या में चल रही है, ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं, बहुत सारी इवेंट्स चल रहे हैं, अलग अलग क्लब के, समाजों के, संगठनों के वेबिनार्स, ये बड़ी संख्या में सभी संगठनों के चल रहे हैं। क्यों? इंटरनेट है। आज इंटरनेट शायद नहीं होता तो इंटरनेट ना होने की स्थिति में हम ये नहीं कर पाते, और इसी कारण से सब कुछ सामान्य जैसा दिखाई पड़ता है। आवश्यकता की सब काम हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में इस पूरे कार्यक्रम के कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। हमारे ध्यान में आए होंगे, पॉल्यूशन कम हो गया, लोगों ने अपने को रीइन्वेंट किया। किसी ने कोई पाक शास्त्र में अध्ययन मैंने कुछ अभ्यास किया, किसी ने फॉरेन लैंग्वेज सीखी, किसी ने कुछ नया इन्वेंट किया, किसी ने चित्रकारी की, अलग अलग प्रकार से। इस बीच में 53% प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। मोबाइल बैंक्स थ्रू पोस्टमैन, ये पहली बार प्रयोग हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजें इस पॉजिटिव भी हुई, लेकिन कुछ नेगेटिव भी हुई। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, ये बढ़ गया बहुत तेजी से। स्ट्रेस
डिप्रेशन, इसकी परेशानी बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई। आर्थिक परेशानी भी आ गई कुछ लोगों के सामने, स्पेशली जो वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली या लोअर इनकम ग्रुप है उनके बीच। और इसके साथ साथ आंखों से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ने लगी है, दिखाई भी देने लगी है। कारण कि सभी का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम करें, ऑनलाइन स्टडी करें, इवेंट्स करें, वेबिनार करें, या घर में बैठे तो टीवी ही देखें, तो सबका स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण यह आई की प्रॉब्लम आ गई। और केवल आंखों की नहीं आई, और एक समस्या इसमें जुड़ गई, पोस्चर्स। एक ही पोस्चर में लंबे समय तक बैठे रहना, यह भी एक दुष्परिणाम है। और इसमें कुछ चीजें जानबूझकर लोगों ने की, जिसको हम प्रज्ञा अपराध कहते हैं, जैसे लेट करके देखना, लेट करके सुनना, आड़े तिरछे होकर के बैठना, सिर नीचे पैर ऊपर करके बैठे, मोबाइल बीच में, तो लंबे समय तक ये पोस्चरल स्थिति रहने के कारण से पोस्चरल डिफेक्ट्स हो गए। और इसलिए यह जो, या कुछ लोग हैं जो हाईलाइट करके पढ़ते बड़ा नुकसान होता है, यह नहीं करना चाहिए। बहुत इस वेबिनार का जो मुख्य फोकस बिंदु है वो है आईज, आंखें। मैं कई बार कहता हूं लोगों को कि कभी जरा कल्पना करिए कि आप अपनी आंखों पर जरा 2 घंटे पट्टी बांध के बैठिए तो कैसा लगेगा आपको? आप कुछ कर सकते हैं क्या? जीवन कैसा अनुभव होता है हमको? तो आंखें इतनी महत्वपूर्ण अंग है शरीर की कि उनके बिना जीवन जैसे जीवन जीना नहीं रहता। और इसलिए यह बहुत अच्छा वे समय लिया, आवश्यक भी है। तो क्या क्या कारण रहते हैं? तो कुछ कारण रहते हैं, ब्लू लाइट रहती है, ब्राइट ब्लू लाइट रहती है, जिसके कारण ये समस्या रहती है, लंबे समय तक एक्सपोजर होता है। और कभी कभी लंबे समय तक प्रयोग करने के कारण जब ब्लरिंग शुरू होती है, ब्लरिंग माने धुंधला दिखाई देता है। फिर कभी कभी डबल विजन दिखाई पड़ता है, एक एक साथ 2-2 चित्र दिखाई पड़ते हैं। और एक रोग जो हमने सुना होगा, कंप्यूटराइज सिंड्रोम, अभी रिजू जी बोलने वाले इस पर, यह हो जाता है। किसी को आंखों की कमजोरी, किसी को दूर का कम दिखलाई पड़ेगा, किसी को पास का कम दिखलाई पड़ेगा। दूर दृष्टि रोग भी हो जाएगा, पास की दृष्टि रोग। कुछ लोगों को हेडेक होने लगता है, सिर दर्द। गलत पोस्चर के कारण से कमर में दर्द होगा, कभी कंधे में भी दर्द होगा, कभी गर्दन में भी दर्द होता है, यहां तक प्रॉब्लम। कुछ लोगों को ड्राई आई प्रॉब्लम भी हो जाती है। कुछ लोगों को बार बार आंसू आते हैं स्ट्रेन के कारण से। ऐसे और भी अधिक चीजें हो सकती हैं जो इस समय दिखलाई पड़ रही है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो आगे के पैनल्स में सभी डॉक्टर्स हैं, वो तो अपने ट्रीटमेंट ओरिएंटेड पार्ट बताने वाले, हर एक को टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन मैं आरोग्य भारती में हूं। आरोग्य भारती में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है, तो ऐसे 10-12 उपक्रम मेरे ध्यान में आते हैं। हम अपने टीवी का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, टैबलेट का ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आईज को प्लीजेंट लगना चाहिए। तो कैसे लगेगा? तो कंट्रास्ट के बारे में कहा जाता है कि 70 to 80% रहना चाहिए, और ब्राइटनेस के बारे में कहा जाता है 25 to 30% रहना चाहिए। लेकिन तो भी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वायुमंडल, बाहर का टेम्परेचर, बाहर का लाइट की स्थिति पर वेरी करता है कि हम कितना ब्राइटनेस रखें, कितना कंट्रास्ट रखें। आंखों को एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, प्लीजेंट लगना चाहिए। एक काम हम कर सकते हैं। दूसरा और काम कर सकते हैं, कभी कभी हम पुस्तकों की दुकान पर जाते होंगे और उसमें कुछ पुस्तकें देखते हैं कि अधिकांश पुस्तकों के पेजेस सफेद रंग के रहते हैं, लेकिन कुछ और ऐसी बड़ी पुस्तकें रहती हैं जिनके पेजेस, पेपर क्रीम कलर का रहता है। कभी सोचा ऐसा क्यों है?
उस पर काले अक्षर से जब प्रिंट होता है तो वो रीडेबल रहती है, ज्यादा रीडेबल होती है। वैसे ही क्या हम अपने स्क्रीन को ब्लू लाइट की जगह व्हाइट बैकग्राउंड या क्रीम कलर की बैकग्राउंड दे सकते हैं, जिससे कि वो रीडेबल रहे, आसानी से दिखलाई पड़े। और एक काम कर सकते हैं, कभी कभी बहुत छोटे अक्षर रहते हैं, हमको पढ़ना है, हम जूम करके पढ़ सकते हैं। जूम करके पढ़ने से अपने को सुविधा रहती है। और एक काम कर सकते हैं, हम अपने इंस्ट्रूमेंट को, हमारा मोबाइल है, टैब है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, उसका टेबल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हमारे शरीर का पोस्चर सीधा रहना चाहिए, कमर सीधी रहनी चाहिए, कंफर्टेबली पोस्चर में बैठे। और एक पहलू है इसमें, कितनी दूरी रखना। तो मोबाइल है तो कम से कम 20 से 30 इंच, 20 to 30 इंचेस इतनी दूरी रहनी चाहिए, ठीक से पढ़ना है और काम करना है। और एक दूरी, एक पहलू बताया जाता है, 20-20-20 का फॉर्मूला बताया जाता है। कि 20-20-20 का फॉर्मूला क्या है? तो हर 20 मिनट बाद 20 फीट की दूरी पर देखना और 20 सेकंड के लिए देखना। और इसीलिए आई साइड में बताया गया 20-20-20 फॉर्मूला कि हर 20 मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पर देखिए और 20 सेकंड तक देखिए, तो हम थोड़ा नॉर्मलसी की ओर आते हैं। कभी कभी हम आंखें बंद करके भी आंखों को रिलैक्स कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने आंखें बंद कर ली, शांत हो गए, यू कैन रिलैक्स अवर आईज। ज्यादा परेशानी होती है तो हम कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। ठंडा पानी में एक साफ कपड़ा लेना, उसको भिगोना, आंखों को उससे एक्सपोज कराना। तो कोल्ड कंप्रेस करने से भी हम थोड़ी रिलीफ मिल सकती है। पाम प्रेसिंग भी कर सकते हैं, हथेलियों को आपस में मलना और धीमे से कुशलता से आंखों के आई कप पर रखना। हल्की सी गर्मी का अनुभव होगा, हमको रिलैक्सेशन। तो आज की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, और कुछ, आंखों को हम ब्लिंक कर सकते हैं। बीच बीच में कभी कभी हम काम करते करते ब्लिंक करना भूल जाते हैं, या आंखों का कुछ व्यायाम कर सकते हैं। थोड़ा गोल गोल घुमाकर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आंखें बंद करना और बाद में फिर काम करना। पोस्चरल डिफेक्ट है तो हम सिर के पीछे दोनों हाथों को लॉक करना, जैसे मैंने दिखाया अभी, सिर को पीछे धकेलना, हाथों को आगे धकेलना। हम गर्दन की मसल्स, कंधे की मसल्स, हाथों की मसल्स, इसको हम रिलैक्स कर सकते हैं। हमारे हल्का सा व्यायाम है, तो हम चाहें तो ये काम कर सकते हैं। आंखों को भी रिलैक्स करता है, शरीर को भी रिलैक्स करता है। और हम लंबे समय तक काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, हमको मालूम है, हम अपने स्क्रीन टाइम को डिवाइड कर लें कि कितने समय हमको कौन सा काम करना है। कब हमको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, कब हमको अपने वेबिनार करने हैं, कब हमको किसी दूसरे से वार्ता करनी है, या कंप्यूटर पे कोई लिखना पढ़ना है। टाइम को डिवाइड करें तो अवश्य हम देखेंगे कि हमको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। किसी भी आवश्यकता में, कितनी भी आवश्यकता हो, अति नहीं करना चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, अति सर्वत्र वर्जयेत। हमने अति की तो आंखें शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जीवनदायी हैं। अगर उनको एक बार नुकसान हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा। मनुष्य के शरीर के जितने भी सभी बड़े अंग हैं, सिस्टम है, सबकी एक ही विशेषता है कि वे या तो जल्दी खराब नहीं होंगे, बहुत एकोमोडेटिव होते हैं, और एक बार अगर खराब हो गए तो फिर जल्दी ठीक भी नहीं होते। और इसीलिए किसी भी हालत में हमको और एक्सेस ऑफ की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, अति की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। और इसीलिए ऐसे कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं, और भी कुछ ध्यान में आ सकते हैं, उनको ध्यान में लेकर हम समाधान निकाल सकते हैं,
प्रयोग कर सकते हैं। समस्या है तो समाधान भी हमारे पास में है। छोटे छोटे उपक्रम करें, बड़ा प्रभाव होता है। उनको रेगुलर करेंगे तो स्थायी लाभ मिलेगा। और वैसा करते हुए हमने इस कोरोना कालखंड में भी अपने सब काम करते हुए अपने को व्यवस्थित किया, बैलेंस करके चले तो अवश्य ही हम स्वयं को भी स्वस्थ रख सकते हैं, सजग रख सकते हैं, और आंखें तो ठीक होंगी, हमारी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, परफॉर्मेंस ये बढ़ती चली जाएगी। तो इस दिशा में हम सोचें, विचारें। इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब इस महत्वपूर्ण विषय पे और आपके महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए। आशा है कि आपने जो बातें बताई लोग उसका पालन करेंगे और अपने नेत्रों को अवश्य सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वक्ता के रूप में कर्नाटका मैसूर से उपस्थित डॉक्टर टी.आर. शांतला प्रियदर्शिनी मैडम को आमंत्रित करना चाहता हूं। और आपका परिचय कराने के लिए मैं पुनः डॉक्टर मीनाक्षी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मीनाक्षी जी। जी धन्यवाद अवनीश जी। मेरा नमन अभिनंदन शांतला मैम को। डॉक्टर शांतला प्रियदर्शनी जी मैसूर से हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर भारत के कार्यक्रम में कर्नाटका से आप हमारे बीच में इस कार्यक्रम में हैं। और शलाक के तंत्र से हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में ENT के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद में शलाक के तंत्र के नाम से जानते हैं। और लगभग 35 साल से मैम आयुर्वेदा के क्षेत्र में सराहनीय और बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं मैम ने। उनके बहुत सारे योगदान हैं, बहुत लंबा उनका परिचय है। मैं उसको छोटे से शब्दों में ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि उनका जो स्पेशल इंटरेस्ट एरिया है दैट इज क्रोनिक डीजेनरेटिव आई कंडीशन, और इसके साथ साथ कंप्रोमाइज स्टेट ऑफ इम्यूनिटी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये सारे उनके स्पेशल इंटरेस्ट एरियाज हैं। उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में उनके शोध पत्र छपे हैं। 3 किताबें उनकी पब्लिकली पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें से कन्नड़ में है। और सबसे बात यह है कि मैम CCIM के मेंबर भी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी जिसमें बनाता है, और हमारे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सदस्य हैं। हमारे लिए सबसे हर्ष की बात है कि हमारे महिला विंग को रिप्रेजेंट करती हैं मैम। एंड शी इज इंडियन नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर कोऑर्डिनेटर ऑल्सो और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर फॉर हेल्थ पॉलिसी एंड होम रेमेडी। तो इस तरीके से हम देखें तो मैम का बहुत ही विस्तृत और व्यापक तरीके से आप आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना विभिन्न तरीके से योगदान लगातार देती रही हैं। अभी वर्तमान में आप डीन और HOD हैं कॉलेज भोपाल में MP में। मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको हम लोग अपने वक्तव्य के लिए इसमें आमंत्रित करते हैं। मैम का बहुत बहुत स्वागत है पुनः। शांतला मैम, आई एम हैंडिंग ओवर माइक टू यू। सबको नमस्ते, जय श्री राम। मेरा आवाज सुन रहा है ना सब? जी ठीक है। जी, जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदी में बात करने के लिए कोशिश तो करूंगी, थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। अभी ये 30 साल से मैं आयुर्वेदिक कॉलेज मैसूर में थी, अभी भोपाल में हूँ। और भाई साहब बताया ना, ऐसा ही सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, तो सभी इंद्रियों में नयन बहुत प्रधान है। तो नेत्र रक्षा निरंतर करना है, निरंतर हमारा प्रयास रहना है हमको आंख अच्छा रखने के लिए। तो ये हम वाराणसी जाएंगे, उधर
मनमोहक दिव्य दृष्टि क्या है हमारा, ये सभी देखने का है। माइंड एंड विजन बहुत अच्छी तरह से हमको आह्लादित रखना है। तो अच्छा अच्छा चीज को देखना है। खाने में हम कैसा परहेज रखते हैं, ऐसा ही क्या हम देखते हैं, क्या हम सोचते हैं, वो भी बहुत महत्व रखता है। अभी पहले कैसा था, गुरु शिष्य परंपरा ऐसा था, बाद में थोड़ा थोड़ा देर के बाद ऐसा हो गया। तो अभी क्या हो गया, ऐसा है सभी ऑनलाइन हो गया। तो हमको एज पर टाइम वी नीड टू चेंज अवरसेल्व्स। अभी हो रहा है, फिर भी देखिए इधर अलग अलग तरह का प्राणियां हैं, वो सबको हम एक ही तरह का भोजन नहीं दे सकते, सेम तरह का परीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग अलग अलग है। हाथी है, घोड़ा है या वानर है, सभी है। तो देख करके हमको करना है, ऐसा ही आंख के लिए भी करना है। फिर से हम वाराणसी जाएंगे। उधर 1777 में मोबाइल मेडिकल सर्विसेज हुआ, तंजावुर से वाराणसी तक। लोग को आंख अच्छा रखने के लिए, आंख को टू गिव गुड सर्विसेज, मोबाइल मेडिकल सर्विसेज चालू हो गया तंजावुर से मणिकर्णिका घाट तक। तो हमको वो सभी देखने का है। क्या था, कितना पहले से, धन्वंतरी का काल से, सुश्रुत का काल से, और बाद में अभी 1777 में भी, तो क्या चल रहा है। लेकिन हमको क्या नहीं करना है, अतियोग जरूर नहीं करना है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो देखिए इधर सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका ख्याल ही नहीं है। सभी जा रहे हैं, लेकिन देखिए आंख कहाँ है। तो इधर देखिए वो छोटा बच्चा देख रहा है और खा रहा है। ये सभी करने से बहुत तकलीफ हो सकता है। मोबाइल नहीं देंगे तो ऐसा गुस्सा करेंगे, नहीं तो दुख, she'll become very sad। नहीं तो ये देखो, मुझे इतना सारा मोबाइल्स है अलग अलग तरह का, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, अरिषड वर्ग बोलते हैं ना, वो सभी नेगेटिव इमोशंस है। वो सभी करने से आंख में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमको वो सभी देख करके कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में रखने के लिए क्या क्या करना है, वो सभी भी देखना है हमको। देखिए इधर कैसा है। सो अब सबको परिचय है क्या हो रहा है करके। इधर देखिए कितना खाना है, कब खाना है, वो सभी भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये छोटा सा ये क्या है, बाद में हम डाल दिया है, पूरा देह इसमें है। तो हम पादाभ्यंग हर रोज सोने के पहले करेंगे तो बहुत अच्छा है। हमारा छोटे छोटे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कौन है, कॉलेज का है, वो सभी के लिए मैं टेक्निकल भाषा में मत बोल के इधर सबको आसानी से अंडरस्टैंड होने के लिए क्या चाहिए वो देंगे। अभी सबको पता है मायोपिया इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा खान पान में और चिंतन में सभी में ज्यादा चेंजेस हो गया है। फ्राइड फूड, पैकेज्ड फूड, वो सभी है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हमको वी नीड टू पे ए प्राइस, ये सभी होने के वजह से हो रहा है। तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस से चालू करके कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के तक, और बाद में डायबिटिक रेटिनोपैथी से मैकुलर डिजनरेशन, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, यू कैन नेम ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो आंख के वजह से रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग फूड हैबिट्स और एक्सेसिव यूज, सो आई प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमको क्या करना है, देखिए अलग अलग डिवीजन में भारत में कैसा कैसा फूड है। सभी को एक ही तरह का फूड नहीं सूट होता है ना, ऐसा ही हमको
अलग अलग करना है, लेकिन सम थिंग्स वी कैन डू इट एज कॉमन। प्रभाते करदर्शनम करके हमारा ट्रेडिशन में क्या है वो करने का है। इधर देखिए पूरा जगह में वर्ल्ड वाइड योगा पॉपुलर हो गया। योगा हर रोज हम उठ के करेंगे तो हम बहुत टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट वी कैन प्रिवेंट eye problems, not only eye problems, a lot of other sense organs can be taken care of. तो अभी देखिए इसमें ये कंप्यूटर का इसमें पोस्चर कैसा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हो गया तो बाद में हर रोज उठ के क्या करने का है। ये सभी क्या नहीं खाना है बोलना आसान है, लेकिन क्या खाना चाहिए इसके लिए बोटेनिकल नेम डाल दिया। सभी तरह का साग है इसमें, तो साग कौन सा साग बहुत अच्छा है, क्या खाने का है, ये सभी इधर है। और बाद में ये सभी भी तो आपको मालूम है, हम सब लोग ये सभी खाते हैं हर रोज, लेकिन खाने से पहले कितना खाना है, क्या खाना है, कैसा खाना है, वो सभी याद रखना है। देखिए इतना छोटा बच्चा कैसा देख रहा है, हम नहीं खाएंगे, मोबाइल दे दो तभी खाएंगे, ऐसा बैड हैबिट्स चालू हो गया है। तो स्कूल में हम कैसा कंट्रोल करें, नहीं कर सकते, तो कंट्रोल करने के बजाय हमको क्या करना है, ये हाथ में क्या क्या है हमारा, हम उठ के सभी सवेरे सवेरे क्या बोलते हैं, कराग्रे वसते, वो सभी बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, हमारा वी आर द मेकर्स ऑफ अवर ओन डेस्टिनी। तो हथेली में क्या क्या है, ये सभी फार्मिंग में वो सभी में हम करते हैं ना, क्यों करते हैं ये देखेंगे तो हमको समझ में आएगा क्या है। ये पॉइंट सभी आंख का है, ये सभी कान का है, लिवर का है, हार्ट का है, ऐसा सभी पॉइंट्स है। तो फार्मिंग करने के लिए और बाद में आदित्य हृदय मंत्र सब लोग को बोलना है। आपको पता है कैसा आदित्य हृदय हमको मिला है। बाद में आयुर्वेद में चक्षुर देवता बोलते हैं सूर्य को, तो सूर्य भगवान का पूजन करने के लिए अलग अलग तरह का बोला है। फिर भी योगा में और आयुर्वेद में ज्योति त्राटक बोलते हैं, लेकिन ये ऑयल लैंप है, उसमें मट्टी का तेल होता है, मट्टी का तेल से आंख में तकलीफ हो सकता है, और कैंडल में से भी तकलीफ होता है, लेकिन घी का दिया जलाएंगे तो अच्छा है, तो ऐसा करना है। नहीं तो नासाग्र भ्रूमध्य वो त्राटका करेंगे तो आंख में ताकत आ जाएगा। और वो सभी हम ज्यादा से ज्यादा मोबाइल देखते हैं, गैजेट्स देखते हैं, तो उसके लिए तकलीफ कम होता है। ये सभी देखिए वर्ल्ड वाइड अभी हो गया है नेत्र रक्षा के लिए अग्निहोत्र। पूरा भूमंडल में कहीं भी है, लेकिन भारत में और ज्यादा होना है। घर घर में देखिए, इधर भी एक घर में भी अग्निहोत्र करेंगे तो पोल्यूशन और कम हो जाएगा और स्ट्रेस लेवल्स बहुत ही कम हो जाएगा। ये करने से आंख का, मन का बहुत फायदा होता है। और हम थोड़ा सा क्या खा सकते हैं वो बोलेंगे। कदली फल रसायन शायद सभी जगह में भारत में प्रचलित है, तो गुड़, केला, शहद, इलायची और नारियल। तो कैसा करना है आपको पता है, वो करके खाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑर्गेनिकली मिलेंगे तो अच्छा है। बाद में खजूरादि मंत्र बोलते हैं, ये सभी भी आंख के लिए, मन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये स्पेशल फ्रूट्स हम ले सकते हैं। ये वाला दवा भी है, न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं ना, ये न्यूट्रास्यूटिकल है। बादाम 100 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, मरीच 20 ग्राम, और ये केसर। कैसा खाने का है, क्या फायदा है इससे, मन भी अच्छा रहेगा, बुद्धि भी अच्छा रहेगा, आंख बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए ये खाएंगे तो
अच्छा फायदा मिलता है। ये लहसुन क्षीरपाक, नहीं तो लहसुन क्षीरपाक में लहसुन और द्राक्षा और दूध मिला करके खाएंगे तो बाद में भी बहुत सारे लोग बहुत अवर्स टुगेदर पढ़ते हैं ना, इसके लिए ये फायदेमंद होता है। ये कैसा खाने का है, ये देखिए, एक क्या नहीं करना है, एक डाल दिया, एक कैसा करना है, व्हाट शुड बी योर चॉइस करके इधर भी डाल दिया है। ये सिर्फ एक ही बोलेंगे, अजलपन, ahsan, you should be concentrating on the food that you are eating. So, tanmana bunjita. If you are going to eat with total focus on the food, then it will be very good. All nourishment, क्या क्या nourishment चाहिए हमको मिलेगा। और मुद्रा सभी हम बोलते हैं सभी लोग को, क्या मुद्रा करने से आंख अच्छा रहता है। इम्यूनिटी ड्रिंक सिर्फ पूरा इम्यूनिटी के लिए नहीं, आंख का इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। ये येलो टर्मरिक मिल्क बोलते हैं, और दिल्ली में ज्यादा पैदावार होता है ये लिक्विड एष्टी मधु बोलते हैं, वो वाला बहुत पॉपुलर हो गया है। और रिलैक्स योर माइंड एंड विजन, ये सभी शायद आपको इंटरनेट में भी मिलेगा। आई वॉश करने के लिए, पामिंग, स्विंगिंग, वो सभी। और ये आपका योगा में हम क्या बोलते हैं, मुद्रा है, वो भी करना है। और अणुतैला अभी बहुत पॉपुलर हो गया है, वो हम हर रोज डालेंगे तो प्रिवेंशन भी होता है और विजन इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत फायदे मिलते हैं। ये तो हमको बहुत संस्कृत में मिला है। ऐसा वाला ओम चार्ट डाल करके कैसा करना है, डॉक्टर अग्रवाल्स बुक ऑफ माइंड एंड विजन में आपको सभी डिटेल्स मिलेगा। माइंड एंड विजन इंटरनेट है तो सब लोग ये सभी पढ़ सकते हैं। और क्या करना है तो देखिए, सन गेजिंग नहीं, थोड़ा सा करना है, कैसा करना है, और स्टार एंड मून गेजिंग। और ऐसा बच्चों को ऐसा रखेंगे तो अच्छा है। और चक्षु देवता मैंने पहले भी बताया था, तो कितना टाइम तक हम आंख को इसमें बोलना है तो डालना है, वो सभी है। तो ये सभी हमको बोलने के लिए, हमारा वक्तव्य करने के लिए काशी प्रांत को हम आभार है। तो सभी को, अशोक वासनी जी को और काशी प्रांत को, और क्या कौन कौन इधर है सभी को हमारा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत स्पष्ट रूप से आपने कई बातें बताई। और सबसे अच्छा मुझे लगा वो प्रेजेंटेशन तो आपका बिल्कुल यूनिक एकदम था, बहुत अच्छा लगा। और जो पादाभ्यंग, जैसा कि आयुर्वेद में बताया भी गया, आचार्य चरक ने भी बताया है, आचार्य सुश्रुत ने भी बताया कि पादाभ्यंग यानी पैर में अगर आप तेल से मालिश करते हैं, मैं बताना चाहूँगा पैर में तेल से मालिश करने की, तो मैम ने अभी एक स्लाइड दिखाया था, मैं थोड़ा सा वहाँ पे जाना चाहूँगा। मैम अगर स्लाइड शेयर कर देंगे तो आपके पैर के तलवों में आपके बॉडी ऑर्गन का हर एक पॉइंट होता है, इसीलिए बताया गया है कि पादाभ्यंग से लगभग आप अपने सभी बॉडी ऑर्गन्स को मतलब हेल्दी रख सकते हैं। बहुत अच्छा उससे लाभ होता है। इसके साथ ही साथ मैम ने घर में क्या क्या चीज़ें, हमको किचन में क्या क्या हैं जिनसे हम अपनी आई साइट को बढ़ा सकते हैं। कदली फल अभी मैम ने बताया, वो केला को बोलते हैं इधर, गुड़, केला, शहद, ये सब प्रयोग करना चाहिए, खरजूर का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और सबसे अच्छा लगा जो आपने अग्निहोत्र वाला कॉन्सेप्ट बताया कि अग्निहोत्र करने से पॉल्यूशन तो कम होता है, और साथ ही साथ इससे स्ट्रेस कम होता है और आई साइट भी बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके इस ज्ञानवर्धन उद्बोधन के लिए। आशा करते हैं कि लोगों को इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। एक प्रश्न आया है मैम आपसे, वो प्रश्न में डॉक्टर ये मिस्टर स्नेहल तिवारी जी पूछते हैं, आई की कैपेसिटी कितनी देर होती है लगातार स्टडी करने की जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए? क्या क्या फिर से बोलिए। व्हाट इज द टाइम कैपेसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस रीडिंग, मतलब कितनी देर लगातार पढ़ सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
किसी किसी को आंख का कैपेसिटी अलग अलग है। हम पहले बताया ना, वी आर ऑल यूनिक करके। तो लेकिन कैसा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ सकते हैं। पढ़ने का आंख, वी हैव आईज टू सी, वी शुड नॉट स्टॉप सीइंग, बट वी लर्न टू सी हाउ टू सी। ब्लिंकिंग करना है और एक ही बार, इसलिए वो फाइन प्रिंट रीडिंग और त्राटक वो सभी बताए। वो सभी करने से आपका आंख का टाइमिंग्स अच्छा हो सकता है। यू कैन रीड फॉर अवर्स टुगेदर, बट अतियोग नहीं करना है। 3 से 4 घंटा, लेकिन बीच बीच में आपको रेस्ट लेना है, तभी ठीक है, रहेगा, अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम। यदि किसी और को भी प्रश्न पूछना है तो कृपया आप अपने हाथ हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम आपको यहाँ पे गैलरी में देके आपको अनम्यूट कर देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो, किसी को कोई प्रश्न पूछना है, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक कोई नहीं है। इट्स ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले वक्ता के रूप में चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान से हमारे अगले वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर रिजू अग्रवाल सर। मैं बताना चाहता हूं कि सर हमारे गुरु भी रहे हैं। बरेली में बीएमएस के दौरान सर ने हमको पढ़ाया भी है, और सर के एक वीडियो से मैं इंस्पायर होकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया, और बहुत ही अच्छा वो लेक्चर सर का रहा। और मैं चाहता हूं कि सर के द्वारा दी गई उस जानकारी को हम सभी लोग एक बार जानें, सुनें और समझें। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बहुत ही मुख्य समस्या है आज की। सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, और सर प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रिजू अग्रवाल सर का। सर धन्यवाद डॉक्टर अवनीश। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। पहले तो मैं आरोग्य भारती काशी प्रांत का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे बुलाया अपना वक्तव्य के लिए, और जितने भी गुरुजन हैं सबके चरणों में नमन। और मेरा जो आज का विषय है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हम लोग लगभग मार्च से जो हैं घर पे ही हैं, क्योंकि मार्च के बाद से ही इंडिया में जो है आपका जो कोविड की जो केसेस हैं वो एकदम से बढ़ने लग गए थे। विषय चालू होने से पहले मैं बताऊंगा, भाई साहब डॉक्टर अशोक जी ने बताया था कि आँख से भी फैलता है। तो शायद आप सभी को पता हो कि जो कोविड की जो डिस्कवरी हुई थी, कोरोना की डिस्कवरी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ली विंगलियांग। उन्होंने वुहान में दिसंबर 31 को सार्स लाइक कुछ सिम्टम्स बताए थे, और उन्होंने कहा था, हालांकि अनलकीली ही इज नॉट मोर, ही डाइड बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द कोविड। लेकिन ये एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने शालाक्य में और आई से रिलेटेड इस वेबिनार को रखा। तो मैं डॉक्टर अवनीश से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले विषय को समझने के लिए एक बार अगर हम वो एक वीडियो देख लें, 5 मिनट की प्रेजेंटेशन है, वो आपको एक ओवरऑल व्यू देगी व्हाट इज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, कैसे इसको हम आयुर्वेद में कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं आयुर्वेद में। डॉक्टर जी कर रहा हूँ।
सभी लॉकडाउन 4.0 में हैं और सिंस 2 मंथ्स हम में से ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस दौरान आईज आर नॉट ओनली मोस्ट यूज्ड बट एक्चुअली मोस्ट अब्यूज्ड ऑर्गन एंड एज पर करंट सिनेरियो हमें अब कोरोना के साथ जीना भी होगा, जिससे हमारी गैजेट डिपेंडेंसी फर्दर इंक्रीज ही होगी। पर क्या आप लोग जानते हैं रेगुलर कंप्यूटर यूजर्स में से मोर देन 80% लोगों को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम यानी CVS हो सकता है। आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्पेशली नियर विजन इज really affected लैपटॉप्स, फोन्स, टैबलेट्स, ई-रीडर्स यूज करते हैं। CVS के कुछ सिम्टम्स हैं जैसे आंखों पर जोर पड़ना, सर दर्द, धुंधला दिखना, आंखों में ड्राइनेस, जलन, गर्दन और कंधों में दर्द। बट इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है आयुर्वेद। A. Take a break. Y. Yoga for eye. U. Understand work ethics. R. Regimen. V. Value vision. E. Eye blinking. D. Diet or drugs. A का मतलब है take a break. 20-20-20 का रूल फॉलो करें। हर 1-2 घंटे में कंप्यूटर या स्मार्टफोन यूज के बाद 15 मिनट का ब्रेक लें। Y means yoga, palming, convergence exercises, त्राटक कर्म और सूर्य नमस्कार जैसी चीजें प्रैक्टिस करें। U means understanding work ethics. यूज करने से पहले अपने स्क्रीन को क्लीन करें। एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स का यूज करें। स्क्रीन की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट मॉडरेट लेवल पर रखें। लो रेजोल्यूशन स्क्रीन यूज करें और स्क्रीन को आई लेवल से 4 से 5 इंच नीचे और आईज और स्क्रीन के बीच में 30 to 35 इंचेस का डिस्टेंस रखें। स्मॉल साइज फॉन्ट यूज ना करें। कंफर्टेबल चेयर्स यूज करें। नो लीनिंग या फिर बेंडिंग टुवर्ड्स द स्क्रीन और लेटते समय फोन यूज ना करें। ओवरहेड लाइट सोर्स नहीं होनी चाहिए। विंडोज साइड में हो और कर्टन्स डले हो और इंडोर लाइट की रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर ना पड़े। R means regimen. अपनी आईज को बार बार टच या रब ना करें। हमेशा आई पावर करेक्टेड एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले ही स्पेक्स यूज करें। सोने से 1 घंटा पहले से ही फोन यूज को लिमिट करें। 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पिए। V का मतलब वैल्यू विजन। आफ्टर वेकिंग अप फिल योर माउथ विथ वाटर और साइमल्टेनियसली अपनी आंखों को प्लेन वाटर या त्रिफला वाटर से धोएं। डेली 2 बूंद नारियल का तेल या तिल का तेल या फिर घी अपनी दोनों नॉस्ट्रल्स में डालें दिन में 2 बार। और सोने से पहले पादाभ्यंग यानी फुट मसाज करें तिल तेल से। E means eye blinking. 10 स्लो वॉलंटरी ब्लिंक करने से टीयर फिल्म इवनली आई को कवर करती है। D का मतलब डाइट और ड्रग्स। खाने में गेहूं, जौ और रेड राइस यूज करें। प्रेफर मूंग दाल ओवर सीरियल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, लौकी, करेला, कच्चा केला, धनिया, एलोवेरा, सूरन, परवल और बथुआ यूज करें। ऑल्सो यूज बैंगन, अदरक, लहसुन, गाजर, मूली, चुकंदर एक्सेट्रा। रोज 1 गिलास दूध पिए। ऑयल्स और घी में सरसों का तेल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, बटर और घी का यूज करें। फ्रूट्स में अनार, पपाया, अंगूर, सेब और अमरूद यूज करें। ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट खाएं। स्वीटनिंग एजेंट्स में शहद और गुड़ का इस्तेमाल करें। नमक में काला नमक यूज करें। आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन कैन हेल्प इन CVS जैसे च्यवनप्राश, सप्तामृतला, अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, मुनक्का, खस, चंदन, लोद्र, तारू हरिद्रा और हरड़, but must be taken in strict supervision. In the end, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। Thank you.
इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम एक ओवरऑल व्यू दिया गया कि कैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है और उसमें हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इवोल्यूशन था वो हमारे को इसलिए हुआ था कि हम फ्रीली काम कर सके, खड़े हो सकें, है ना, और आराम से जो है अपना इवोल्यूशन को हमने धीरे धीरे कंप्यूटर पे बैठकर या रेगुलरली सिटिंग आवर्स इंक्रीज करके हमने उसको जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करा है अपने मूवमेंट्स और अपने बाकी सिर्फ आईज की मूवमेंट को बढ़ा बाकी सारी मूवमेंट जो है हमने रिस्क कर ली है, जिसकी वजह से बॉडी में की पहली और आखिरी स्लाइड में जो पोस्चर है ये सब जो है कहीं ना कहीं कारण बनते हैं आगे डिजीजेस के लिए। अभी जो हमारे मॉडर्न टॉयज हैं वो लैपटॉप बच्चा जैसे ही थोड़ा सा भी देखने लायक होता है और उसके हाथ में या तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है या लैपटॉप पकड़ा दिया जाती है, और जिसकी वजह से जो है उसकी आईज पे बहुत इल इफेक्ट्स आते हैं। बच्चे कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो गेम्स हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों में स्ट्रेस का कारण बनती हैं, क्योंकि आप भी कभी अगर एक्सपीरियंस करेंगे, अगर कभी आपने गेम खेली है तो आप देखेंगे कि आपकी जो हार्ट रेट है, जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है, वो ड्यूरिंग अगर कोई ऐसा गेम है जिसमें अचानक से कोई हमला हो गया या कुछ इस तरीके का कुछ अनडिजायर्ड जो है अगर उसमें प्रॉब्लम हो गई तो उससे आपको स्ट्रेस होता ही है। और अगर रिपीटेडली बच्चे जो हैं वो गेम खेलेंगे, वो गेम किस लिए खेलते हैं? डी स्ट्रेस होने के लिए खेलते हैं, और उसके बाद दोबारा से वो जो है गेम खेलने के बाद क्या है, स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। तो ये भी एक कारण है हमारा स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस जो कि हमारे को कंप्यूटर से हो रहा है, स्पेशली बच्चों में हो रहा है। और जो सारा फ्रेंड सर्कल है वो सब अपना अपना गैजेट्स को लेकर ये सब करते रहते हैं। ये बड़ा कॉमनली देखने को मिलता है कि कोई गेट टुगेदर होगा और सब लोग अपने अपने गैजेट से और सब अपने अपने मोबाइल से सब बात करते रहेंगे। एक सोशल सर्कल की कमी आजकल हम लोगों को महसूस होती है। पहले लोग घंटों बैठ के बातें करते थे, मिलने के लिए टाइम निकालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब जो है अपना, जैसे हमने अपने सर्कल में भी देखा है कि हम लोग भी जब मिलते हैं फ्रेंड से तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आ जाता है तो हमेशा उसकी तरफ ध्यान जाता है, पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी। जबकि अच्छा, अब स्मार्ट क्लासेस की तरफ आते हैं कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई स्कूल्स में, तो हम सारा जो भी बाहर का कल्चर था कि स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, कंप्यूटर होने चाहिए, जिससे कि हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था वो लगभग जो है खत्म हो गया। कुछ प्रोफेशन है जिसमें मल्टीटास्किंग की जरूरत पड़ती है और इन सब चीजों से हमारी आईज पे बहुत जो है प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये सब कारण हैं जिनसे एक्सेसिव यूज, अब हम हर चीज के लिए, चाहे वो रिलैक्सेशन हो, चाहे वो फैमिली मीटिंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, तो सभी लोग अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हर चीज के लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं इन गैजेट्स के लिए। और ठीक है, जो सिचुएशन अभी आई है उसके लिए हमारे को ये भी है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बट उस ऑप्शन को हम सिर्फ अपनी लाइफ बना लें और हम बाकी चीजें जब उनको अवॉइड कर सकते हैं वो भी ना करें, तो वो भी गलत है। ऑप्शन, अगर हमारे पास कोई एडवर्स सिचुएशन आई है तो उस हिसाब से हमारे को उतना ही उसको यूज करना है जितना हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उसके पीछे पूरे टाइम जो है अपना पूरा दिन, पूरी रात, सारी स्लीप हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब, और एंड रिजल्ट क्या होता है आप लोगों को पता है, भाई साहब ने बताया कि जो ब्लू लाइट्स हैं वो हमारे रेटिनल सेल्स को डैमेज करती हैं। तो एंड रिजल्ट क्या है, ये जो हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, ब्लू लाइट हमारी आंखों में जा रही है, इसका एंड रिजल्ट है कि ये जो है आगे जाके रेटिनल टिश्यू को डैमेज करती है और बाकी सारी डिजीजेज, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये सब उसमें होती है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ये डिजिटल आई स्ट्रेन है। तो डिजिटल आई स्ट्रेन तो ठीक है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम।
जब बहुत से साइन एंड सिम्टम मिल जाते हैं, जैसे कि उस वीडियो में बताया था कि बहुत सारे साइंस आते हैं, जैसे आई स्ट्रेन आ गया, हेडेक आ गया, नेक पेन आ गया, शोल्डर पेन आ गया और बैक एक आ गया, ड्राई आई आ गई, तो बहुत सारे जो है सिम्टम मिक्स हो गए, इसलिए इसको सिंड्रोम बोला है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ आई डिजीज, जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नियर विजन एक्सेसिवली यूज हो रही है। एक्सेसिवली यूज ऑफ नियर विजन जो हमारी क्या होता है, वो आंखों को मसल्स पे स्ट्रेन डालती है, क्योंकि हमारा एक प्रोसीजर होता है, एक आई की पावर होती है जिसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं। तो वो एकोमोडेशन क्या करती है, हमारी आई के लेंस की पावर को चेंज करती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये जो पावर है, जैसे जितना हम नियर विजन करते हैं, वो एकोमोडेशन यूज कब होती है, जब हम नियर विजन करते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ एकोमोडेशन रिजल्ट इनटू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो जितने भी लोग हैं जो 3 घंटे से ज्यादा यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, उनको कभी ना कभी और दे मे सफर फ्रॉम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। और आजकल ये जो डाटा है ये बहुत पुराना है, अभी तो मुझे लगता है कि 85% से ज्यादा लोगों को ऐसी ये प्रॉब्लम आने लगी थी। अभी मैं ऐसे ही नेट सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि अभी जो एवरेज टाइम है, जो भी वर्किंग है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनका डिजिटल यूज, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप मिलाकर जो एवरेज टाइम है वो है 8 घंटे पर डे। तो ये तो 3 घंटे का डाटा है, 8 घंटे पर डे अगर कोई कंप्यूटर या स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो उसका क्या हाल होगा। अभी एक नया सर्वे आया था 2020 में, जो हमारे स्मार्टफोन यूजर्स हैं इंडिया में, दे हैव क्रॉस्ड 450 मिलियन। 45 करोड़ लोग से ज्यादा लोगों के पास आजकल स्मार्टफोन है इंडिया में। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे को कहाँ पे लेके जा रही हैं, वो हम लोग इसमें डिसाइड करेंगे और हमें उससे कैसे बचना है। तो साइन एंड सिम्टम मुझे लगता है कि बहुत बार डिस्कस हो गए हैं, मैडम ने भी बहुत बार बताया है। बस थोड़ा सा ग्लिम्स, आई स्ट्रेन होता है, ब्लड विजन, भाई साहब ने बताया था कि जो धुंधलापन है, हेडेक है, रेड, ड्राई और बर्निंग आईज है, ये सारे सिम्टम और साइंस इसमें आते हैं। तो ये साइन और ये सिम्टम आते क्यों हैं? एक कारण मैंने आपको बता दिया, एकोमोडेशन है, एक्सेसिव यूज ऑफ नियर वर्क है। दूसरा कारण ये है कि हम जब जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं, डिजिटल स्क्रीन की तरफ देखते हैं, तो हमारा जो ब्लिंक जो रेट है पर मिनट का, विच इज 16 to 20 पर मिनट, वो रिड्यूस होके 6 to 8 पर मिनट होता है। तो हमारे आंखों के आगे एक पानी की झिल्ली है जिसको हम बोलते हैं टीयर फिल्म। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि ये स्प्रेड करती है हर ब्लिंक के साथ। हर ब्लिंक के साथ स्प्रेड करती है तो क्या होता है कि हमारी आईज में एक तो स्मूथनेस प्रोवाइड होती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड होती है, कॉर्निया को ऑक्सीजन मिलती है। तो अगर ये सब चीजें नहीं होगा, जो कॉर्नियल एपिथेलियम है और कंजक्टिवल एपिथेलियम है, वो सब कुछ वो डैमेज हो जाएगी। तो धीरे धीरे जो 6 to 8 ब्लिंक पर मिनट पे जब हम आ जाते हैं तो हमारा जो ऑक्यूलर सरफेस है, जो बाहर की सरफेस है, वो डैमेज होने लगती है। इसी की वजह से सारे सिम्टम और साइन आई से रिलेटेड, जैसे कि ड्राई आई, बर्निंग सेंसेशन, रेड आई, ये सब जो है हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जो प्रिंट जो लेटर्स हैं, उसके साथ हमारे जो ब्रेन में एक स्क्वायर वेव बनती है, जिसको प्रिंट इमेज में हर लेटर में हर लाइन एक ही कंट्रास्ट की होती है, जबकि कंप्यूटर या जो स्क्रीन है, जो डिजिटल स्क्रीन है, उसमें एक तो डॉटेड लाइंस बनती हैं और दूसरा सेंटर इज मोस्ट ब्लैक, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे पेरिफेरी है वो धीरे धीरे लाइट हो जाती है। और इसी की वजह से जो है आईज हमारी कंफ्यूज रहती हैं, बार बार उसका फोकस लूज होता है, कभी वो रीफोकस करती हैं। तो और मूवमेंट होता ही है कंप्यूटर स्क्रीन पे, कभी आप कोई लेटर पढ़ेंगे या एकदम से उसको स्क्रॉल करेंगे, सर्फिंग करेंगे, उसकी वजह से जो है एक्सेसिव वर्कलोड ऑन द ऑक्यूलर मसल्स एज वेल एज ऑन द ऑक्यूलर सरफेस। और ये हम क्या करते हैं, कंप्यूटर तो यूज कर रहे हैं, बट विजन जो है, कुछ लोगों को ग्लासेस लगे हैं, वो ग्लासेस यूज नहीं करते, कुछ लोगों को और कुछ प्रॉब्लम है, वो
मीन्स प्रॉपर ग्लासेस यूज नहीं कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत नंबर चेंज हो गया तो भी नहीं कर रहे हैं उसको। तो इस वजह से जो है ये जो मसल स्ट्रेन है या ऑकुलर स्ट्रेन है, आई स्ट्रेन है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ पुअर कंप्यूटर डिज़ाइन है जो कि हम लोग बहुत अच्छे कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी ये इश्यूज हमारे को रहते हैं। वर्क प्लेस पे हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्क स्टेशंस जो हैं, मैंने देखा है जो आपके कंप्यूटर में जो लोग काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो उनके पास एक छोटा सा एक मतलब चैम्बर भी नहीं, एक हॉल में है, उसमें 50 कंप्यूटर रख दिए जाते हैं और उनको ना तो उनकी हाइट एडजस्टेड होती है, ना ही उनका बैठने का चेयर कंफर्टेबल होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये सब जो है उनको इश्यूज आने लगे हैं। आयुर्वेद में इसको शुष्क अक्षिपाक से हम लोग लेते हैं, वात पित्तज व्याधि है तो सारा जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं इसमें वो वात पित्तज लाइन पे ही करते हैं। मेनली वात इन्वॉल्व होती है क्योंकि हम जो है मूवमेंट कर रहे हैं, जब भी मूवमेंट, एक्सेसिव मूवमेंट होगी किसी भी ऑर्गन की तो वात प्रकोपित होगा। जो है नींद डिस्टर्ब होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी तो वात प्रकोपित होगा। तो ये वातिक डिजीज है एसोसिएटेड विद पित्तज दोष। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ सब अलग अलग सिम्टम्स हैं, उसमें मुझे लगता नहीं है कि हमें बहुत कुछ जाना चाहिए। तो हमारी मैनेजमेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए आयुर्वेद में? तो मैनेजमेंट अप्रोच जो है उसमें हमारे को हमने वीडियो में दिखा दिया, इसको मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ क्योंकि टाइम की शायद मुझे लगता है रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसमें 20-20-20 रूल है, उसके लिए आपको हर 20 मिनट में 20 फीट दूर देखना है हर 20 सेकंड के लिए, ठीक है। अपनी घड़ी का अलार्म लगाइए, कुछ भी करिए, बट अगर आप लॉन्ग कंप्यूटर यूजर लॉन्ग स्मार्टफोन यूजर हैं तो आपको ये रूल फॉलो करना इट इज मस्ट है। तो आप उसको आप जो है आंखें बंद कर सकते हैं 20 सेकंड के लिए, वो भी उतना ही आपको सर की आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 डॉक्टर मीनाक्षी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आप अनम्यूट करिए अपने आप को। बसु सर, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। डॉक्टर इंद्रनील बसु सर, आवाज़ आ रही है सर? आ रही है। आवाज़ आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर, कनेक्शन लॉस हो गया सर। आप ये कंटिन्यू करेंगे, फ़ोन पे कंटिन्यू करिए तो फिर दोबारा कनेक्ट होंगे सर। ठीक है सर, ठीक है। बसु सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आवाज़ आ रही है। शायद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं रिजू सर, अभी थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, तब तक हम कार्यक्रम को अगले वक्ता की तरफ बढ़े। जी जी, आप आमंत्रित करेंगे सर। तो हम डॉक्टर दीपक को अनम्यूट कर दिया जाए जी। अगले वक्ता हमारे हैं डॉक्टर दीपक कुमार, जो वाराणसी के बहुत सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जन हैं। इन्होंने 1978 में MBBS किया था रांची मेडिकल कॉलेज से, और तत्पश्चात 1983 में वो रांची मेडिकल कॉलेज से MS किए थे और
उसके बाद बिहार हेल्थ सर्विसेज में वो 1981 से लेकर 1999 तक बिहार गवर्नमेंट के हेल्थ सर्विसेज में काम किए हैं। वाराणसी में डॉक्टर साहब 1994 में आ गए हैं और वाराणसी ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के पुरोधा हैं और एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई और कम्युनिटी मेडिसिन में इनका विशेष दखल है और शहर के जाने माने प्रतिष्ठित आई सर्जन है और इसके अलावा उनकी योग में विशेष रुचि है और योगाभ्यास के विषय में हम लोग काफ़ी उनसे सीखते रहते हैं बीच बीच में। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर दीपक जी आज हमारे बीच में कुछ बातें करेंगे। कोरोना के समय में आंखों का विशेष ध्यान कैसे रखा जाए और उनके क्या अनुभव हुए हैं इस कोरोना काल के प्रैक्टिस के दौरान। हमारे साथ इतने लंबे अनुभव का जरूर शेयर करें डॉक्टर साहब। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर दीपक जी को कि कृपया हम उनके आशीर्वचन सुने। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर इंद्रनील, आपके आग्रह पर मैं यहाँ पर आ गया आरोग्य भारती में। बहुत बहुत खुशी हुई। जब मैं यहाँ पर आया तो मैं ये सोच कर आया था कि कुछ बताने के लिए आया हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आज हमारे पहले के वक्ताओं ने इतना अच्छा बोला कि मैं कुछ सीख करके ही यहाँ से जाऊँगा। स्पेशली डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी ने, डॉक्टर शांतला प्रियदर्शनी जी ने, डॉक्टर रिजू अग्रवाल जी ने, तो प्रैक्टिकली मेरे जो हमको जो बातें कहनी थी या शेयर करनी थी उसमें से आधी से ज़्यादा बातें उन्होंने कही दी हैं। तो मेरा अपना जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो गया है। तो अब हम आते हैं इस कोरोना पीरियड में आँखों को में हम लोगों ने क्या देखा है, क्या पाया है और क्या अपने मरीजों को हम लोगों ने बताया है, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। 21 मार्च को से जब हम लोग यहाँ पर लॉकडाउन में हैं बनारस में, तो उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया और देखा कि बहुत सारे हमारे जो मरीज हैं वो विभिन्न क्वेश्चंस रेज करते रहे हैं वीडियो की कॉल्स के तरह के माध्यम से। सबसे कॉमन उसमें से होता था शुरू में या अभी भी होता है, वो है रेडनेस ऑफ द आइज़। क्यों हो रहा है रेडनेस ऑफ द आइज़? क्योंकि जैसा कि डॉक्टर रिजू अग्रवाल जी ने भी बताया कि ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का ही एक हिस्सा है रेडनेस ऑफ द आइज़। यानी कि आंखें जो लाल हो रही हैं, जो सिर्फ लाल हो रही हैं तो सिर्फ लाल ही नहीं है, वो गड़ती भी हैं, जलन भी देती हैं और पानी भी आ रहा है। लेकिन ये जो पानी है ये वो पानी नहीं है जो कि आंसू आए करते हैं। आंसू जब होते हैं तो उसमें कई लेयर्स होते हैं जो कि उसमें कॉर्निया को अच्छी तरह से भिगोते हैं, लेकिन ये जो आंसू आ रहे हैं ये कई अच्छे लेयर में नहीं आ रहे हैं। तो ये आ तो रहे हैं, पानी तो आ रहा है, लेकिन आँखों को ठीक से भिगो नहीं रहा है। और वजह के उसके कारण क्या हो रहा है कि आँखों में ड्राइनेस आ रही है और ड्राई आई का हम सिंड्रोम आ जाता है उसके बाद में। तो अशोक जी ने भी बताया और रिजू जी ने भी बताया कि हर एक 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए हम 20 मीटर दूर देखें। और ये रिजू जी ने एक बात और बताई थी कि हम ब्लिंक रेट हमारा काफ़ी कम हो जाता है कंप्यूटर जब हम देखते रहते हैं। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप या फिर टैब, ये सब देखते देखते जब हम कम देखते हैं तो जब उसको लगातार ही देखते चले जाते हैं और कंसंट्रेशन लगातार होता है, पेजेस पर पेजेस बदलते चले जाते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम पलक नहीं झपका रहे हैं। तो ये जो हम मेरे पास जो 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का जो समय आ रहा है, इसका हम सदुपयोग करें। 20 मीटर दूर तो देख ही सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का तो हम इस 20 सेकंड में हम आँखों को कस के ब्लिंक करें, यानी कि कस के नीचे स्क्वीज़ करें, कस के भींच लें। बल्कि आपको मैं दिखला भी दूँ कि उतारें चश्मा और कस के आँखों को बंद करें और 20 सेकंड के लिए बंद किए रहें। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो टीयर पंप है वो आंसू को ये पुश करेगा, अच्छे आंसू निकलेंगे जो कि आँखों को, कॉर्निया को भिगोएंगे और हमारे जो ड्राइनेस है, जो ड्राई आई सिंड्रोम होने जा रहा होता है, वो बच जाएगा। दूसरा होता है कि डॉक्टर रिजू ने बताया कि प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो वो लोग जो चश्मा लगा रहे हैं उनके लिए है, लेकिन जो लोग चश्मा नहीं लगा रहे हैं उनको भी एक प्रोटेक्शन के लिए एंटी ग्लेयर कोटिंग का चश्मा लगा करके ही यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर ये किया जा सकता है, क्योंकि जो ग्लेयर है
जैसा कि डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी ने भी बताया था शुरू में, ब्लू लाइट से का ग्लेयर जो है आंखों के लिए बहुत ही घातक होता है, हमारी रेटिना को परेशान कर सकता है, उसको दुखी कर सकता है, उसमें कई तरह के इन्फ्लेमेशन ला सकता है, और ऐसे भी इन्फ्लेमेशन ला सकता है जो कि इरिवर्सिबल है, ठीक नहीं किए जा सकते हों। तो नेचुरल है कि हम अगर एक एंटी ग्लेयर कोटिंग का चश्मा ले लें, ARC ग्लासेस इसको बोलते हैं, तो ले लेंगे तो हमारी आँखों को काफ़ी हद तक इनसे बचाव मिलेगा। तो दूसरी बात एक और हो सकती है कि अगर हमारे पास इतना करने के बावजूद आँखों में गड़न हो, जलन हो, चुभ रही हो, प्रोटेक्शन हमने कर लिया तब भी शाम होते होते आँखें थकी सी होती हैं, तब एक एक्सरसाइज जैसा शांतला जी ने भी बताया था, पामिंग, आँखों को बंद करके अच्छी तरह से एक बार रिलैक्स कीजिए, आपको आराम मिलेगा। उससे भी नहीं आराम मिल रहा है तो फिर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स मार्केट में बहुत सारे आते हैं, कोई भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप ले लिया जाए और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप को सुबह शाम एक बूंद अगर डाल लेते हैं तो एक आँखों का बचाव होता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो विजन है हमारे लिए एक ज़रूरत है। इस समय अगर हम ये नहीं करेंगे तो न हमारा समय कटेगा नंबर 1, और न हम अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे, न ऑनलाइन क्लासेस कर सकेंगे। लेकिन इसीलिए कंप्यूटर हमारी ज़रूरत है, चाहे हम लैपटॉप से करें, चाहे मोबाइल से करें या स्मार्टफोन से करें, करना तो पड़ेगा ही। तो बचाव के लिए हमको ये करना ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी है। और जहाँ तक रेडनेस ऑफ द आइज़ का संबंध है, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। हम लोगों को अगर रेडनेस ज़्यादा देर तक रहती है तो ध्यान देना चाहिए कि जैसा कि रिजू जी ने आपको शुरू में ही बताया था कि पहला जो कोरोना का केस डिटेक्ट हुआ था वुहान शहर के डॉक्टर लियांग ने ही किया था, और वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, और उनकी डेथ उन्होंने रिपोर्ट किया, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी डेथ कोरोना से ही हो गई थी। ये पाया गया है कि कोरोना जो है इन एडिशन टू सांस या और भी तरीकों से शरीर के अंदर जाता है, आँखों के माध्यम से भी जा सकता है, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स हैं हवा में सिर्फ सांस में जाएं कोई ज़रूरी नहीं, आँखों में भी जा सकते हैं। और 0.8% ये रेट है इन्फेक्शन का, कोरोना का। तो हम लोग आँखों को भी बचाव रखें। तो अगर मेरे पास चश्मा है तो चश्मा लगाएं, अगर चश्मा नहीं है तो जैसा डॉक्टर इंद्रनील ने बताया था शुरू में ही कि हम ये फेस शील्ड लगा लिया करें, और या मास्क तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन आँखों के बचाव के लिए कुछ न कुछ बचाव करना पड़ेगा। एंड अपनी आँखों को टच जरा सा भी नहीं करें, जो कि हम किसी भी वायरल इन्फेक्शन के समय करते हैं, आँखों को नहीं छूते हैं। अगर हम, क्योंकि आँखों में कोई भी इन्फेक्शन जनरली या तो ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा तो डायरेक्ट जाएगा, या फिर अपनी उंगलियों से हम अंदर डालते हैं, क्योंकि जो फोमाइट्स होते हैं वो जो जहाँ तहाँ पर किसी भी सतह पर होते हैं, उनको हमारे हाथों ने छुआ, और उन इन्फेक्टेड हाथों से हम अगर अपनी आँखों को छुएंगे तो डेफिनेटली हमारी आँखों में भी इन्फेक्शन आएगा। और ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है अगर आँखों में तो आया ही, पूरे शरीर में भी तो आएगा। और आप सभी इतने दिनों में जान ही गए हैं कि ये कितना घातक है। तो इस घातक इन्फेक्शन से बचने के लिए अपनी आँखों को हम न छुएं, न किसी को छूने दें, क्योंकि कोरोना अपने आप नहीं आता। हम बाहर जाते हैं तब लाते हैं, कोई मेरे घर आता है तब लाता है। अगर हम अपने आप को बचाए रखेंगे तो ये कोरोना हमको नहीं तंग करेगा। और एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर वार्ष्णेय ने शुरू में ही बतलाई थी कि अपने जो कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस का अपने सेट्स का आप यूज़ कीजिए, उसको एडजस्ट कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर पॉसिबल हो तो ये उसका जो कलर है वो चेंज कर दीजिए, वाइट नहीं करके क्रीम या कोई और कलर कीजिए। और फॉन्ट्स जो हैं हमेशा बड़े रखिए, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और अंत में, बहुत लंबा हम नहीं खींचने वाले हैं, अंत में आपको पहले से भी कोई बीमारी अगर होती रही हो आँखों से संबंधित, तो विशेषकर ग्लॉकोमा, विशेषकर ड्राई आई, विशेषकर क्रॉनिक आयराइटिस, ये सब बीमारियां अगर आपके पास हैं और उनकी दवाइयां आप करते रहे हैं, तो वो दवाइयां तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक आप दोबारा अपने स्पेशलिस्ट को दिखला न लीजिए, क्योंकि अपने से बंद करेंगे तो ये तीनों बड़ी घातक बीमारियां होती हैं। ये तीनों बीमारियां जो हैं आँखों की रोशनी को धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकती हैं। ड्राई आई का तो आपको बताया ही जा चुका है कि किस तरह से परेशान कर सकती है। और एक चीज़ और है ये
कि जो रेडनेस होती है वो कॉर्निया के भी पेरिफेरल एरिया को इन्फ्लेम कर सकती है, क्योंकि रेडनेस सिर्फ कंजंक्टिवा में है तो जरूर, लेकिन कुछ कॉर्निया का जो पेरिफेरल एरिया है वो एवैस्कुलर नहीं होता है, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। उसकी वजह से अगर वो उसमें इडिमा हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, तो वहाँ से इडिमा होने की वजह से फोटोफोबिया होगा और फिर से एक साइकिल शुरू हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन, जलन, गड़न, पानी, ये एक लंबा साइकिल है। इसीलिए बचाव के लिए है कि आप जो बचाव के तरीके बताए गए हैं उनका पालन कीजिए, अक्षरशः पालन कीजिए, तो कभी कोई कष्ट न है न होगा। इन्हीं छोटी सी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का और विशेषकर डॉक्टर इंद्रनील का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। जैसा कि हमारे बीच आज सभी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स हैं तो दवाइयाँ बताएंगे, और ये आरोग्य भारती की खासियत है, खूबी है कि हम दवाओं पे नहीं, कैसे हम अपने आप को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ही हम काम करते हैं कि हम बीमार ही न पड़ें, कैसे हम अपनी आंखों की सुरक्षा करें। और आपने भी बहुत अधिक फोकस किया इसी बात पे कि इस कोरोना कालखंड में कैसे हम अपने आंखों की सुरक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका आरोग्य भारती काशी प्रांत की तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर रिजू अग्रवाल सर का उद्बोधन चल रहा था और नेटवर्क उनका डिस्कनेक्ट हो गया था। सर आपके पास 5 मिनट और हैं सर, आप अपना उद्बोधन समाप्त करिएगा सर। डॉक्टर रिजू अग्रवाल सर को मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ। हाँ ठीक है, ऑडिबल है मैं? यस। थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया एक्चुअली। अब क्योंकि टाइम कम है तो हम डायरेक्टली बहुत ज्यादा प्रोसीजरल कुछ वीडियोस थी उसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। कन्वर्जेंस एक्सरसाइज होती हैं, ये भी हमारी जो मसल्स हैं उसको ठीक करती हैं, जो मीडियल रेक्टस है उसको ठीक करती है कन्वर्जेंस एक्सरसाइज। और सबसे ज्यादा जो हमारा यूज होती है नियर विजन में मसल, वो मीडियल रेक्टस है, तो हमें थोड़ा सा उस तरफ फोकस करना है। त्राटक कर्म हम कर सकते हैं इसके लिए, और त्राटक कर्म मैडम शांतला ने भी बताया कि बेनिफिशियल है, और इसको हम तब तक करें जब तक एक तो ब्लिंक कम से कम करें इसमें, और अगर अनबियरेबल हो रहा है तो उसके बाद ब्लिंक कर सकते हैं। त्राटक के 2 बेनिफिट हैं, एक तो फिजिकल तो है ही है और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और आयुर्वेद में मन, आत्मा, शरीर सबका एक सामंजस्य करा है आयुर्वेद में, तो हमें सभी चीजों को एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे सूर्य हमें देखना है। उसके बाद सूर्य नमस्कार हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं। और सूर्य नमस्कार इसलिए है क्योंकि ये पूरी जो बैक की जो मसल्स हैं उसके लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है, तो इसलिए इसको हमें जरूर करना है। और मेरे को बता दीजिएगा कि ये 1 मिनट पहले जब टाइम खत्म हो तो मैं उसमें समाप्त कर दूंगा, ठीक है? हमारे को जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा वर्क एथिक्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, हमें कितना काम करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए स्क्रीन को हमें बिल्कुल साफ रखना है, हमेशा स्क्रीन को यूज करने से पहले उसको वाइप कर दीजिए, एक अच्छे सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ से या वैसे ही कोई वाइपर से आप साफ कर दीजिए। एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगाइए, कंट्रास्ट ब्राइटनेस बहुत बार हो गया मॉडरेट लेवल पे रखिए, लो रिजोल्यूशन स्क्रीन रखिए, स्मॉल पॉइंट्स को अवॉइड करिए, कंफर्टेबल चेयर पे बैठिए। और ये भी मेरे ख्याल से हो चुका है बहुत बार डिस्कस, तो हम इसको स्किप करते हैं। और जब आप बैठे हैं तो कोशिश करिए कि आगे ना झुकें, स्क्रीन की तरफ ना झुकें, आपकी जो बैक है, जो वर्टिकुलर कॉलम है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? तो उससे आपको एक जो नेक, शोल्डर पेन, बैक एक, ये सारे सिम्टम अवॉइड होंगे। लेटते हुए यूज ना करें, डॉक्टर दीपक ने अभी बताया। ओवरहेड लाइट नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे भी आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वहाँ पे OHP, OHL नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद विंडो साइड में होनी चाहिए, कर्टन लगा होना चाहिए। इंडोर रिफ्लेक्शन, किसी भी लाइट, किसी भी बल्ब की रिफ्लेक्शन आपके स्क्रीन पर नहीं आनी चाहिए। और इसके बाद कुछ प्रिकॉशन है, आपको टच नहीं करना है आईज को, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड आईज हैं। थोड़ा सा मैंने बताया था सरफेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर हम रब करते हैं तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा ऑक्यूलर सरफेस पे।
सर ने डॉक्टर दीपक ने बताया ARC ग्लासेस यूज करने हैं विद फुल करेक्शन, रिस्ट्रिक्ट yourself not to use any gadget 1 hour prior to sleep. This is very important क्योंकि हमारी आदत यह है कि मोबाइल फोन हमारे बेड तक साथ जाता है और उसके बाद जो है हम उसको लेकर ही सोते हैं, या कोई चैट कर रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, तो 1 घंटा पहले अभी कुछ स्टडीज मतलब कहते हैं कि इनमें भी वाइब्रेशंस हैं, कुछ ऐसे रेडिएशंस हैं जिसकी वजह से और प्रॉब्लम आ सकती है। अभी स्टडीज चल रही हैं, देखते हैं कब रिजल्ट आएगा, बट हमें 1 या 2 घंटे सोने से पहले जो है इसका यूज बंद कर देना है और उसको सोते टाइम अपने से 4-5 मीटर दूर रख दीजिए, ताकि कोई भी रात को कोई मैसेज आए या डिस्टर्ब हो आप, उससे पहले ही आप उसको दूर रखिए। और ब्लू लाइट फिल्टर कुछ अच्छे फोन्स में आता है, कुछ स्क्रीन्स जो है गार्ड्स होते हैं जिसमें ब्लू लाइट फिल्टर होता है, वो इस्तेमाल करिए, हाइड्रेटेड रहिए। सर 1 मिनट और 1 मिनट हो रहा है, ठीक है। कुछ हम उसके लिए बता सकते हैं, गंडूश आप देख लीजिएगा कैसे हम यूज करते हैं, हमारे जो आयुर्वेद में वर्णित कुछ समाधान हैं जिससे आप जो यूजफुल होती है। नस्य मैडम शांतला ने बता दिया है पहले ही। पाद अभ्यंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टांग आचार्य वाग्भट ने इसको पाद अभ्यंग के लिए बताया है कि उसमें तिल तेल, घी या कोकोनट ऑयल से हम पाद अभ्यंग कर सकते हैं। और उसके बाद आई ब्लिंकिंग बहुत जरूरी है, वॉलेंट्री ब्लिंकिंग होनी चाहिए। वॉलेंट्री ब्लिंकिंग मींस कि आपको अपने मन से करनी है। जो भी आप ब्लिंकिंग वैसे करते हैं वो इनवॉलेंट्री ब्लिंक है जिसका आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो आपको वॉलेंट्री ब्लिंक करना है, कम से कम 10 वॉलेंट्री ब्लिंक, वो स्लो करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फटाफट ब्लिंक करा और हो गया, उसको वेरी स्लो, जैसे कि आप सो रहे हैं, सोते सोते जैसे बहुत धीरे धीरे आंखें बंद होती है वैसे वॉलेंट्री ब्लिंक करना है। कुछ डाइट के बारे में बात करते हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में लेनी है, ठीक है। वो है गेहूं, बार्ले, जौ, रेड राइस जिसको शाली चावल बोला है, मूंग दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स सबको पता है, पालक, करेला, लौकी, ये सब चीजें हमारी आईज को कहीं ना कहीं नरिश करती हैं, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ प्रोवाइड करती हैं। कच्चा केला है, धनिया है, लहसुन है। एलोवेरा का आजकल कुछ लोग हलवा बना के खाते हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको जो है आइस के लिए कुछ नरिश्ड या न्यूट्रिशन चाहिए। दूध आपको पीना है एटलीस्ट 1 ग्लास। उसके बाद ऑयल्स में थोड़ा सा आजकल वेजिटेबल ऑयल्स बहुत सारे चल गए हैं, मार्केट में बहुत सारे हैं, उसमें आपको तिल का तेल, सोयाबीन तेल, सनफ्लावर ऑयल और वाइट बटर, काऊ का घी, ये सब आपको लेना है। फ्रूट्स में अनार, पपाया, ग्रेप्स, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, ये सब ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट, आलमंड इज वेरी गुड फॉर आइज। स्वीटनिंग एजेंट में वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट अवॉइड करना है, सेंधा नमक हमारे यहाँ बताया है वो यूज करना है, ब्लैक सॉल्ट यूज करना है और शहद और गुड़ का यूज करना है। कुछ ड्रग्स हैं, क्योंकि आरोग्य भारती में ड्रग्स का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है और ये लेनी भी ऐसे नहीं है, अंडर मेडिकल सुपरविजन लेनी है, तो इसलिए इस पे नहीं जाते हैं। और आपने कुछ हमारे प्रोसीजर्स हैं, अगर इन सब चीज़ों से, डाइट कंट्रोल से, आहार विहार से, हमारे जो डेली रेजीम है उसको चेंज करके भी हमारे जो है ठीक नहीं होता है CVS या डिजिटल आई स्ट्रेन, तो हमारे यहाँ कुछ स्पेशलाइज्ड ऑकुलर थेरेपेटिक प्रोसीजर्स हैं जो कि आईज की डिजीजेस के लिए, सभी आई डिजीजेस के लिए बताए गए हैं। उसमें मैं सिर्फ नाम लूंगा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। परिशेक है जिसको हम क्लोज्ड आई इरिगेशन बोलते हैं, आश्योतन है जो आजकल आई ड्रॉप्स जिनको बोलते हैं, विडालक है। विडालक में जो है हम एक लेप लगाते हैं आंखों के आसपास पूरे, उसमें पिंडी है, इसमें हम मेडिकेटेड क्वाथ और कुछ कल्क को भरकर आईज में, ये सारे विडालक और पिंडी ये क्लोज्ड आई प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेत्र तर्पण कर सकते हैं पेशेंट का, और इसके बाद हम पुटपाक कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ये बताया है। अब मैं कंक्लूड करता हूँ अपना। तो कंप्यूटर विजन टेम्परेरी प्रॉब्लम है, इससे ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि ये एक बार हो गई तो आप ठीक नहीं होंगे। इट्स अ वेरी मतलब ऑक्यूपेशनल डिजीज है, ये कंडीशन है जो आप जैसे ही कंप्यूटर बंद करेंगे ये ठीक हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद जो है इसके लिए निदान परिवर्जन, एक्सेसिव यूज ऑफ, हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताया निदान परिवर्जन इज द ट्रीटमेंट फॉर ऑल द डिजीजेस। आप कॉज को रिमूव कर दीजिए, जो है डिजीज ठीक हो जाएगी। तो एक्सेसिव यूज कर रहे हैं आप, एक्सेसिव यूज बंद कर दीजिए, तरीके से करिए, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और ये इसी तरीके की डिजीज है और वात पित्तज रोग है, उसी के साथ ट्रीट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आरोग्य भारती वाराणसी ब्रांच का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही ज्ञानवर्धक उद्बोधन रहा, बहुत ही प्रेरणादायक रहा, निश्चित ही लोगों को इससे लाभ मिलेगा। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। हमारे बीच इस कार्यक्रम में काफ़ी विद्वान जन उपस्थित हैं, जिसमें डॉक्टर अपूर्वा कांत गाजियाबाद से, डॉक्टर सारिका जी, डॉक्टर सुनीति चौधरी जी, डॉक्टर दिवाकर पटेल जी, डॉक्टर घनश्याम अग्रहरी जी सुल्तानपुर से, डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर GS दुबे जी वाराणसी से, डॉक्टर अनुपम जी, डॉक्टर अनूप कुमार जी, डॉक्टर अभय नारायण तिवारी जी जो आरोग्य भारती अवध प्रांत के सचिव हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मंजू जी आप भी जुड़ी हुई हैं, आप सभी का आरोग्य भारती काशी प्रांत बहुत ही हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। डॉक्टर बसु जी आप। धन्यवाद अवनीश जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले वक्ता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारी अगली डॉक्टर प्रीति वाधवा अग्रवाल, जो अभी शहर के प्रतिष्ठित ऑप्थाल्मिक सर्जन्स में जिनका शुमार हो गया है, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने MBBS और MD MS इन ऑप्थाल्मोलॉजी BHU से किया। सन 2002 के बाद वो MS ऑप्थाल्मोलॉजी करने के बाद उन्होंने DNB ऑप्थाल्मोलॉजी भी किया, और उसके बाद वो LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, जो कि देश का ये एक अग्रणी संस्था है नेत्र रोग में, वहां पर उन्होंने फेलोशिप किया है। तत्पश्चात वो सीनियर रेजिडेंट रही डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो ऑप्थाल्मोलॉजी संजय गांधी PGI लखनऊ में, जो कि हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है। 3 साल वहां पर करने के बाद उन्होंने बेसिकली न्यूरो ऑप्थाल्मोलॉजी में हायर ट्रेनिंग किया। ये बताते हुए बड़ा हमें हर्ष हो रहा है कि भारत में सिर्फ 7-8 ही न्यूरो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हैं, उनमें से डॉक्टर प्रीति अग्रवाल एक हैं। तो 7 न्यूरो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट में वो एक ही है, और फिलहाल वाराणसी में प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने वो WHO की सर्टिफाइड डायबिटीज ट्रेनर भी हैं, और काफी सर्जरीज, वो सर्जरीज, कॉन्टैक्ट सर्जरीज, स्मॉल इंसिशन कैटरैक्ट सर्जरीज वगैरह करती जाती हैं, और काफी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में वो वक्ता रही हैं। काफी इंटरनेशनल और नेशनल पब्लिकेशंस भी हैं। तो आज हम उनको थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक में बात करने के लिए आह्वान करेंगे, जो कि डायबिटीज संबंधित है, और डायबिटीज में क्या क्या आँख के नेत्र रोग हो सकते हैं उनके। डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी, आपको निवेदन है कि आप हमारे दर्शकों श्रोताओं को डायबिटीज में जो नेत्र रोग हो सकते हैं उसके विषय में कुछ आलोकपात करें। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, और मेरे को धन्यवाद डॉक्टर इंद्रनील बासु बॉस हमारे सीनियर हैं, उनका हुक्म सराखों पे उन्होंने हमें इनवाइट किया। थैंक यू बासु बॉस फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस। बहुत ही एजुकेटेड फोरम है, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा, जैसे डॉक्टर दीपक ने बोला, बहुत कुछ एक्चुअली हमने भी सीखा सिर्फ यहाँ पे अटेंड करने से। और आज मेरा टॉपिक है डायबिटिक रेटिनोपैथी पे। तो मैं बहुत ट्रीटमेंट पार्ट पे ना जाके आपको बेसिक बता के और ये बता के कि आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, मेरा मेन एम यही रहेगा कि मैं आपको उसका प्रिवेंशन बताऊं, जो इस फोरम में हम काम कैसे करें। डायबिटीज बहुत कॉमन है, हर घर में एक बंदा डायबिटिक रेटिनोपैथी से नहीं बोलूंगी, डायबिटीज से ग्रस्त है। पहले हम लोग हिस्ट्री पूछते थे कि क्या आपके घर में कोई डायबिटिक है, बट अभी तो डायबिटीज हर घर में है, हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक है। तो जेनेटिक्स का बहुत रोल अब उतना नहीं रह गया, बिकॉज आप हर फैमिली में एक डायबिटिक आपको मिल जाता है। डायबिटीज की एक पूरा डिजीज का एक सीक्वेंस है डायबिटीज में, जिसमें आपका क्रॉनिक आपका शुगर बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से ये सारा
एरे ऑफ डिजीजेस होता है या बहुत सारी क्रियाएं अंदर चलती रहती हैं जिनकी वजह से ये हमें मिलता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी तो उसका एक बहुत विषम रूप है, एक विकराल रूप है। उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डायबिटीज में हमें प्रेजेंट करती हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इंसुलिन का इसमें या तो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, या जो इंसुलिन सिक्रीशन हमारे यहाँ होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल्स कॉन्स्टेंटली बढ़े रहते हैं। जब शुगर लेवल बढ़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं अति हर चीज की बुरी है, तो उसको हमें वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करता रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या मिलता है, हम देखें अगर हम लोग सब कौन कौन लोग रिस्क पे हैं डायबिटीज के, तो रिस्क में हमारा सबसे पहले आता है जेनेटिक। हर फैमिली में है, तो मेरे ख्याल से हम सभी लोग उसके लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं, हम सभी लोगों को ये हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा चलना फिरना आजकल कम होता है। जैसे सबने बताया, रिजू जी ने बताया, मैडम ने बताया, शंतला मैडम ने, कि हम लोग सबका आजकल कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइम बहुत बीत रहा है। लॉकडाउन है, आप बहुत बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल एज इट इज भी थोड़ा सा सीडेंटरी या बैठने वाला हो गया है। तो हमारी एक्टिविटी कम हो गई। हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर करते थे, तो उसको हमें कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। खाते तो हम पूरा है, लेकिन उसका खर्चा हम नहीं कर पाते हैं। फिर मोटापा, जो आजकल का तकरीबन 30% पॉपुलेशन में मौजूद है। और दूसरा, अगर किसी को शुगर हो चुकी है तो उसका कंट्रोल भी अनिवार्य है। शुगर अगर आपको है तो ऐसा नहीं है कि शुगर, आजकल क्या बोलते हैं हम, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। डायबिटीज इज अ वे ऑफ लाइफ। डायबिटीज कोई बीमारी आजकल हम नहीं लेके चलते, क्योंकि वो एक जीने का नजरिया है। आपका एक नजरिया बदल देती है, आपको वो नजरिया फॉलो करना है। तो अगर आप उसमें अपने शुगर को बढ़िया कंट्रोल रखते हैं, तो मेरे पीजीआई का एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने 40-40, 50-50 साल वाले डायबिटिक पेशेंट्स को भी देखा है, जिनमें आंख में एक बूंद बदलाव नहीं है। दैट इज वाई कहते हैं, किताबें भी नहीं कहती, किताबें भी कहती हैं कि अगर आप टाइप 2 डायबिटिक के हो तो आपको साइंस आएंगे ही आएंगे 10, 15, 20 साल बाद। लेकिन उनका एक नियम, उनका एक अपना लाइफस्टाइल जिसपे उन्होंने अच्छे से फॉलो करा, जिसको उन्होंने एकदम कहते हैं ना, दिनचर्या उनकी जो बनी हुई थी, उन्होंने अपने शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करा, जिसकी वजह से उनको कभी भी कोई साइन नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी होगी, नहीं, आप उसे रोक सकते, आप अपनी दिनचर्या को बेटर कर सकते हो। उसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं, आजकल बहुत कॉमन है स्मोकिंग भी, तो अगर आप स्मोक करते हो तो आप डायबिटीज के लिए और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के लिए बहुत प्रीडिस्पोज्ड हो जाते हो, आपको बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में आजकल देखने को मिल रहा है, जो पहले से डायबिटिक है, कई बार प्रेगनेंसी में ही हमारी माताएं हैं या हमारी बहनें हैं जो प्रेग्नेंट हो रही हैं, उनको डायबिटीज हो जा रहा है। तो उसमें बहुत डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत ज्यादा नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आपका शुगर लेवल बहुत भागे। अगर बहुत नहीं भागता तो हम जैसे ही वो आपकी प्रेगनेंसी खत्म होती है, बच्चा बाहर आता है, आपकी शुगर लेवल्स आपके थोड़े से परहेज से और कंट्रोल से वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये हमारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं कि किनको किनको ज्यादा डायबिटीज हो सकती है। फिर हम ये जानते हैं, कई बार डायबिटीज में हम लोग सब डायबिटिक रेटिनोपैथी करते हैं, पर क्या आप लोगों को मालूम है कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम आप जानते हैं डायबिटीज में क्या आती है? जो चश्मा लगाता है उसको लगता है मेरा चश्मे का नंबर ठीक नहीं, मुझे बार बार परेशानी हो रही है, पास और दूर का देखना धुंधला हो रहा है। इसे कहते हैं हम अनस्टेबल रिफ्रैक्शन। ये इसलिए होता है क्योंकि जब जब आपका शुगर लेवल है, आपका जो लेंस होता है वो सूज जाता है। लेंस सूजेगा, उसकी पावर बदलेगी, जैसे रिजू जी ने भी बताया, एकोमोडेशन होती है। तो सिर्फ एकोमोडेशन में नहीं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जिसमें लेंस फूलता है और लेंस सिकुड़ता है। तो जब जब वो फूलेगा उसकी पावर बदल जाएगी, आपका जो नॉर्मल चश्मा है वो काम करना बंद कर देगा, और जब जब वो सिकुड़ेगा फिर उसकी पावर बदलेगी, फिर वो काम करना बंद कर देगा। तो जब कोई आपके पास मरीज आता है, कहता है यार मैं अपने चश्मे से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आजकल चश्मा बहुत परेशान कर रहा है, तो पहला हमारा डाउट जाता है कि कहीं आपकी शुगर लेवल तो नहीं फ्लक्चुएट कर रही बहुत ज्यादा। अगर शुगर फ्लक्चुएट कर रही है तो चश्मा अपने आप ही आपका पावर घटता बढ़ता रहेगा। तो फ्रीक्वेंट चेंज अगर आपके चश्मे में हो रहा है तो कहीं आपका माथा ठनकना चाहिए कि मैं अपना शुगर लेवल चेक करा लूं, मेरा शुगर गड़बड़ हो सकता है। दूसरा क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बहुत समय से डायबिटीज है, उनको मोतियाबिंद भी बाकियों के कंपैरिजन में जल्दी आता है। मोतियाबिंद की कोई उम्र नहीं रह गई, आजकल हम लोग बच्चों में भी देखते हैं, 1 साल के 1 महीने के बच्चे में भी देखते हैं, 70 साल में भी देखते हैं, और ऐसे भी मरीज हैं मेरे पास जो 90 साल तक में जिनको मोतियाबिंद है ही नहीं।
मैंने 94 इयर्स के बाबा जी को ऑपरेट किया था, मुझे आज भी याद है, वो मुझे फोन पे सिर्फ आशीर्वाद देते थे जब तक वो थे। तो कैटरैक्ट डायबिटिक पेशेंट्स में थोड़ा फ्रीक्वेंटली आ सकता है, जल्दी आ सकता है। आपकी उम्र में अगर 70 में आने वाला है तो हो सकता है 50, 55, 60 तक वो आ जाए। तो कैटरैक्ट, और ये भी ज्यादा तभी होता है जब आपके फ्लक्चुएशन शुगर में बहुत ज्यादा होते हैं, तब ये ज्यादा आता है। इसके साथ साथ आप डायबिटीज के साथ संबलवाई के लिए भी आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्रोन हो जाते हो, आप ससेप्टेबल हो जाते हो, आप में संबलवाई हो सकती है। तो जब कोई डायबिटिक होता है तो उसे अपना रेगुलरली प्रेशर भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि उसको संबलवाई नॉर्मल एक आदमी के बनिस्बत ज्यादा संभावना है संबलवाई होने की। संबलवाई से मतलब है हमारा आंख का प्रेशर का बढ़ना। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है वैसे ही आंख का प्रेशर भी बढ़ता है, और इसे साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ये शुरू में अपने साइंस नहीं दिखाता। ये जब बढ़ जाता है एकदम से, तब एकदम से रोशनी को, आपके फील्ड ऑफ विजन को और आपकी रोशनी को खराब करता है। तो दिस इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर। इसलिए इसके लिए भी हमको जानना जरूरी है कि संबलवाई के लिए एक हमारे मन में माथा एक थोड़ा सा दिमाग में रहे कि हाँ, हमको अपना प्रेशर भी आंख का चेक कराना है। कई बार होता है, आप देखते हो आंख के बाहर जो लिड होती है उसमें बिल्ली, जिसे हम कॉमन भाषा में बिल्ली बोलते हैं, बार बार बिल्ली आती है। अगर किसी को बार बार बिल्ली आ रही है, या कहीं भी बार बार घाव हो रहा है, या उसका घाव हुआ है वो भर नहीं रहा। एक नॉर्मल बंदे का घाव 2 से 3 में छोटा कटा हुआ घाव भर जाता है। अगर आपका 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर नहीं भर रहा है, या घाव बार बार हरा हो जा रहा है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपका शुगर लेवल नॉर्मल है, कहीं वो गड़बड़ा तो नहीं रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा, या इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अब हम आते हैं डायबिटिक्स में। एग्जैक्टली डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी, बॉस मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। जी, शायद स्क्रीन शेयरिंग हाँ, तो वो थोड़ा सा आप कर दो, तो जहां मुझे फोटोज दिखानी है मैं वहां वो ले आऊंगी स्क्रीन शेयरिंग वाला। जी, आप अभी नहीं दिखानी है, थोड़ा सा। हाँ जी हो गया। हो गया, एक मिनट में चेक कर लूं बस। हाँ जी, हो गया। एक ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी पे। हम एग्जैक्टली अब डायबिटिक रेटिनोपैथी पे आते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या क्या होता है। बेसिकली इसमें एक मैकेनिज्म होता है जिसमें सेल्स के अंदर सॉर्बिटॉल बहुत बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो वो 3 तरह से एक्शन करता है। एक, रेटिनल सेल्स को डायरेक्टली डैमेज कर देता है, वहां से परेशानी कॉज करता है। दूसरा, वो माइक्रो एन्यूरिज्म्स कॉज करता है। माइक्रो एन्यूरिज्म्स क्या होते हैं, मैं अभी आपको बेस बता रही हूँ, फिर मैं फोटोज में आपको सब उसका वो बता दूंगी कि क्या क्या होता है। I'll just share with you. आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम दिख रही है। ओके, इसको फिर उस पे ले आती हूँ जरा। मैं जरा 2 मिनट आपकी स्क्रीन आपसे शेयर कर लूँ पूरा, तो ताकि फुल स्क्रीन शेयरिंग में आ जाए। ओके, आई थिंक हम ये इधर कर लेते हैं। ये हमारी नॉर्मल रेटिना है। नॉर्मल रेटिना में हम क्या देखते हैं, आप लोग सब देख पा रहे हो ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा मैक्यूला है और ये हमारी डिस्क है, नस है। ये नस है, ये मेन देखने वाला एरिया होता है जिसे हम मैक्यूला या फोविया बोलते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होती है वो, अगर आप किसी भी बच्चे को टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, आप जानते हो अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो 5 साल पे हमें उसका रेटिना या फंडस एक बार आपको दिखाना चाहिए। और अगर शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस भी दिखाना चाहिए। और टाइप 2 डायबिटीज के लिए बोलते हैं कि अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हो, किसी भी समय आप डायग्नोज हुए, क्योंकि जरूरी नहीं होता आप जब डायग्नोज हो तभी आपको डायबिटीज हो सकता है आप 10 साल पहले से डायबिटिक हो, आपको पता अभी लगा है कि आप डायबिटिक, तो आपको अपना पर्दा या फंडस उसी समय जब आपका डायग्नोसिस होता है तो आपको दिखाना चाहिए।
तो ये हमारी नॉर्मल रेटिना है, और ये हम जिनके बारे में बात कर रहे थे माइक्रो एन्यूरिज्म्स हैं। ये छोटे छोटे आप देखेंगे बहुत ही नन्हे नन्हे, ये तो हेमरेजेस भी दिख रहे हैं साथ में इसमें, ये नन्हे नन्हे जो बूंदे दिख रही है एफएफए फिल्म है, ये माइक्रो एन्यूरिज्म्स है। ये क्या होता है बेसिकली, आप एक वेसल होता है वो लीक कर जा रहा है या वहां उसकी सतह कमजोर पड़ गई जिससे एक उसका प्रोट्रूजन बाहर हो रहा है, जिसे हम माइक्रो एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो माइक्रो एन्यूरिज्म सबसे पहला साइन है आना, और इसमें बहुत डरने घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही डोसाइल सा साइन है, ये वापस भी चला जाता है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि अगर शुरुआती दौर की चीजें हैं तो बहुत अच्छे से अगर आप शुगर कंट्रोल करते हो तो हम ये चीजें वापस रिवर्ट कर सकते हैं, माइक्रो एन्यूरिज्म्स को हम वापस ले जा सकते हैं। तो पहले हमने देखा रेटिनल सेल्स को वो डैमेज कर रहा है शुगर लेवल, दूसरा हमने देखा माइक्रो एन्यूरिज्म्स कॉज कर रहा है, तीसरा हम क्या देखते हैं कि वो वेसल्स में जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनको वो परेशान करना शुरू करता है, हमें हेमेटोलॉजिकल लेवल पे काफी डिस्टर्बेंसेस कॉज करना शुरू कर देता है, जिसमें वेसल्स में उसमें जो ब्लड जो जाता है वो धीरे हो जाता है, तो बीडिंग होती है, लूपिंग होती है। ये सब इतना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम नहीं जाएंगे, हम बेसिक पे रहना पसंद करेंगे। तो इसमें शुरुआत इससे होती है। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। होता है ये पिछले वाला देखा, ये माइक्रो एन्यूरिज्म्स आते हैं, फिर होता है प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्री प्रोलिफरेटिव की कई सारे स्टेजेस होते हैं, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सिवियर होता है। माइल्ड में हम अभी भी वापस जा सकते हैं, हमारे पास अभी भी प्रिवेंशन के सारे कॉजेज हैं कि हम उसे रोक सकते हैं आगे बढ़ने से, क्योंकि अगर एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत प्रोग्रेस कर गई तब फिर वो साइट थ्रेटनिंग हो जाती है, फिर आपकी रोशनी पे वो अड़चन और डंक मारने लग जाती है, मुश्किल होता है उसमें से पेशेंट को वापस लाना। तो शुरुआती दौर के ये जो फेजेस हैं, जो प्री प्रोलिफरेटिव फेजेस है, इसमें हमें ये डॉट हेमरेजेस दिखते हैं, हमें ये एक्सुडेट्स या सूजन रेटिनल जहाँ जहाँ रेटिना में होती है वहाँ वहाँ हमारे लिपिड डिपोजिशंस होने लगते हैं जो सूजन के माध्यम से आते हैं, और डॉट हेमरेजेस हैं, ये छोटे छोटे हेमरेजेस हैं जो दिखने लग जाते हैं। पहला माइक्रो एन्यूरिज्म्स है, उसके बाद हम थोड़ा और प्रोग्रेस करें तो ये साइंस आए। अब हम और प्रोग्रेस करेंगे, ये हम नॉन प्रोलिफरेट, ये हम देख रहे हैं और खराब होता जा रहा है। शुगर का कोई कंट्रोल नहीं है इसमें, शुगर अच्छे से हाई है और बंदा भी ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी भी ये पिक्चर है। तो इसमें हम एक बहुत सारे मैसिव हेमरेजेस देखते हैं, हमें कॉटन वुल स्पॉट्स दिखते हैं। ये कॉटन वुल स्पॉट्स बताते हैं कि जितना हमें नरिशमेंट या खाना पीना चाहिए उतना हमें नहीं मिल रहा, हमें इस्कीमिया हो रहा है। इस्कीमिया मतलब हमारा दम घुट रहा है, ये उसका साइन होता है। इससे भी हम पेशेंट को वापस ले जा सकते हैं, पूरा तो नहीं ले जा सकते लेकिन कुछ हद तक वापस ले जा सकते हैं अगर पेशेंट इस स्थिति में हमारे पास आ जाता है तो। अगर इस स्थिति में भी मरीज हमारे पास नहीं आता या वो अनट्रेस्ड रहता, जैसे बहुत मरीजों को हम लोग बोलते भी हैं कि हमको दिखाते रहिए रेगुलर, अगर इस फेज में मरीज है तो हम लोग कहते हैं आप हर 1 महीना 2 महीने पे हमको रेगुलरली दिखाते रहिए, लेकिन मरीज बोलता है अरे डॉक्टर साहब ने बता दिया चलने दीजिए कोई बात नहीं हम ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार जब तक उसका मैक्युला या फोबिया इन्वॉल्व नहीं होगा उसकी रोशनी पे असर नहीं पड़ेगा, तो उसको ये उस भुलावे में रहता है, ये उस भ्रम में रहता है मरीज कि हम तो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जिसको वो रोक सकता है सिर्फ छोटे छोटे मेथड, छोटे छोटे प्रिकॉशन से वो रोक सकता है, लेकिन वो लापरवाही कर रहा है। जब इस तो हमारी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी आ जाती है। प्रोलिफरेटिव मतलब कि वो उसने इतना नुकसान कर दिया है कि यहाँ हमारे ये देख रहे हैं आप, ये नई धमनियां, नई वेसल्स बन गई हैं, जो हो सकता है नस पे, डिस्क पे बन रही हो, जो उसको भी पूरा वैस्कुलराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ग्लोकोमा का भी एक बहुत ही विकराल रूप बन जाता है, जिसे हम नियोवास्कुलर ग्लोकोमा कहते हैं। ये नई नलियां हम इस फेज पे भी अगर पेशेंट टाइमली आता है तो लेजर थेरेपी से आगे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम इस पे रोक सकते हैं। लेकिन हर स्टेप पे बस यही है कि उनको प्रिकॉशन पहले लेना है, टाइम से डॉक्टर को दिखाना है
जिसकी वजह से हम ये रोकथाम कर सकें और इस फेज में ना आए। मान लीजिए इस फेज में भी मरीज आपके पास नहीं पहुंचता, तो ये यहाँ पे सब लीकिंग हो जाती है, नई नलियां होती हैं, उसमें ताकत नहीं होती, वो फूट जाती हैं, चाहे वो किसी ट्रॉमा से फूटे, चाहे आपके कोई स्ट्रेन से फूटे। कई बार सिंपल और नॉर्मल कब्जियत से भी ये नलियां, आपको कब्ज हो रहा है, आप प्रेशर लगा रहे हो, ये नलियां गिव वे कर जाती हैं, टूट जाती हैं और ब्लड आंख के अंदर आ जाता है। तो ये प्रोलिफरेटिव स्टेज है। और खराब प्रोलिफरेटिव का और एडवांस स्टेज क्या हो जाता है कि आपकी नल नलियां बनी, उन्होंने थक्का या खून आंख में आ गया, विट्रस कैविटी में आ गया, और उसके बाद जब वो सेटल होने लगा या अपने आप अब्जॉर्ब होने लगा तो यहाँ पे बैंड्स बन गए। जब ये बैंड्स बनेंगे तो ये एक रेटिना को पुल देंगे, एक खिंचाव देंगे, जिसकी वजह से कई बार ये रेटिना जो है अपनी जगह से हिल जाती है और डिटैचमेंट भी हो जाता है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, मतलब देखा अपनी जगह से खिसक जाना। इस समय मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ मैम 2 मिनट और हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल आ रही है जी मैम, 2 मिनट में मैम कंक्लूड। हाँ तो मैं ट्रीटमेंट पे ही आने वाली हूँ। हाँ जी, तो ये स्टेप आगे आ जाता है। अब इनका हम रोकथाम और बचाव कैसे कर सकते हैं? जब हमने अभी जो लास्ट फेज देखा, अगर इस स्थिति पे पेशेंट है तो हमें ये पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन लेजर थेरेपी देनी होती है। हमारे ऑप्शन मोडालिटीज में लेजर थेरेपी होती है, आजकल एंटी VEGFs आ रहे हैं, कुछ दवाइयां हैं शुगर के कंट्रोल के लिए, और स्टैटिन्स हैं वो देते हैं, स्टैटिन्स फिनोफेब्रेट वगैरह है वो दे सकते हैं रोज। ये लेजर फोटोकोएगुलेशन है, ये हम लोग पूरे रेटिना को एक तरह से आप जला देते हो ताकि उनकी इस्कीमिया कम हो जाए। अगर आपका सूजन सिर्फ सेंटर में है तो आप ऐसे लेजर देते हो ग्रिड में, ताकि इसको भी हम कंट्रोल कर सकें, और इसके बाद कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इसके अलावा जो आजकल लेटेस्ट मोडालिटी आई है वो हम लोग आंख के अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं। आंख के अंदर हम इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे हम उसको चीजों को रोक सकते हैं, थमा सकते हैं। और एंटी VEGFs इंजेक्शन आए हैं जो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर हैं, हर महीने एक इंजेक्शन लगता है और उसको आपके डायबिटीज की परेशानी को बढ़ने से रोक सकते हैं। ये तो हमने देखा डायबिटिक रेटिनोपैथी, लेकिन इसकी रोकथाम भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम रेगुलर व्यायाम करते रहें, जैसे योगा आप सबने बताया, हम योगा करते रहें, अपने शुगर के लेवल्स को चेक करते रहें, और अगर हमको शुगर होती है अगर, तो बिना घबराए और बिना डरे हम जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं और उनसे ट्रीटमेंट लें। तो ये रोकथाम का सिनेरियो है। दूसरा, कोविड एरा में क्योंकि सब बैठे हुए हैं, ज्यादा बैठना है, तो आजकल थोड़ी शुगर लेवल्स बढ़ रही हैं, इसलिए आप सभी से बहुत ये गुजारिश है कि थोड़ा सा व्यायाम घर में ही या आप अपने बाहर लॉन में चल सकते हैं, तो चल के उसको आप अपने मेटाबॉलिक रेट बढ़ाइए और अपने शुगर्स को कंट्रोल में रखिए। थैंक यू सो मच, आप सबने इतने अच्छे से चीजें सुनी, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके फोरम में अपने डायबिटिक रेटिनोपैथी को अच्छे से मैं रख पाई। थैंक यू सो मच अवनीश जी। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छा सारगर्भित आपका उद्बोधन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समापन की ओर है और मैं डॉक्टर इंद्रनील बसु सर जो काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं आरोग्य भारती काशी प्रांत के, मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में अपना फाइनल टॉक क्या निष्कर्ष निकला, आप इस पर अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर इंद्रनील बसु सर, ओवर टू यू सर। धन्यवाद अवनीश जी। कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय भाई साहब ने इतना बढ़िया विषय का प्रस्थापन रखा और काफ़ी हद तक उन्होंने जो कॉमन बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए उनके बारे में आलोकपात किया। तत्पश्चात डॉक्टर TR शांतला प्रियदर्शनी जी ने भी कुछ नए विधियों के बारे में, आयुर्वेद में प्रयोग किए गए नए विधियों के बारे में हमें बताया, जिससे कि हम लोग अपने आँखों की देखभाल कर सकते हैं। और डॉक्टर रिजू अग्रवाल जी ने भी बहुत बढ़िया स्लाइड प्रेजेंटेशन के साथ हम लोगों को और वीडियो भी दिखाया, ताकि हम लोग कुछ टेक्निक्स छोटे छोटे बताए, जिसकी वजह से हम लोग अपने आँखों को थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं इस कोविड एरा में, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए। डॉक्टर दीपक कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स कुछ हमें बताए और डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया कि कैसे हम लोग आंखें मीच करके कुछ देर रखने से हमारे आंखों को रेस्ट मिलता है, फिर दूर का उन्होंने हमें
अंत में डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी ने बहुत ही कम समय में बहुत ही टेक्निकल चीज रखा, डायबिटीज संबंधित, मधुमेह संबंधित जो भी आंखों के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, समलबाई हुआ या आंखों का पावर बाहर बदलना हुआ, आंखों के लेंस में सूजन हुआ, या फिर अंत में उन्होंने डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में कहा। तो मैं जरूर कहूंगा कि जो भी मधुमेह के मरीज हैं, अगर उनको आंखों में कोई प्रॉब्लम ना भी हो तब भी वो एक साल में एक बार आंख के डॉक्टर से चेक करवाते रहें ताकि उनके आंखों के अंदर के कॉम्प्लिकेशंस कम हो। और मैं अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर अवनीश जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की, क्योंकि अभी तक कोविड एरा में आंखों के देखभाल के लिए अभी तक हम लोगों ने कोई वेबिनार का आयोजन न किया था, न भी सुना था। और इस नए चीज को उन्होंने की आवश्यकता को उन्होंने समझा कि देखभाल और होगा, जितने भी श्रोता दर्शक हमें सुन रहे हैं, आपको लगा होगा कि आवश्यक ये विषय था और मुझे लगता है आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। मैं डॉक्टर मीनाक्षी जी, डॉक्टर रंगनाथ शुक्ला जी, डॉक्टर अभिषेक पांडे, डॉक्टर GS दुबे, डॉक्टर घनश्याम अग्रहरी जी, स्नेहिल तिवारी जी, डॉक्टर विकास मौर्य, जो हमारे सारे लोग काशी प्रांत से जुड़े हुए थे, और भी बाहरी प्रांतों के जो भी गणमान्य सदस्य आरोग्य भारती के व अन्य जगहों से जो हमारे साथ। शायद डिस्कनेक्ट हो गए क्या सर? बहुत बहुत धन्यवाद। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। यदि डॉक्टर मीनाक्षी जी आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो कृपया आप शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। डॉक्टर मीनाक्षी जी। जी धन्यवाद अवनीश जी। और कार्यक्रम के समाप्ति के समय हम सभी लोग कामना करेंगे कि हम स्वास्थ्य पर जिस तरह से परिचर्चा कर रहे हैं, पूरे सभी प्राणी, सभी विश्व के कल्याण के लिए हम लोग शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएंगे और इसको उच्चारित करें मेरे साथ। सर्वे भवन्तु रामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद अवनीश जी। धन्यवाद आप सभी को जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, फेसबुक पे जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को लाइव देखा, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आरोग्य भारती परिवार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। पुनः धन्यवाद।